ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 111 से 120। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 111। ग्रे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी राजा क्यूई का विद्रोह अंततः दबा दिया गया था। इस परिणाम की खबर ने पूरे ग्रेट झोउ साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, जिससे विभिन्न गुट स्तब्ध रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अजय राजा क्यूई का ऐसा हश्र होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किसी को पता होना चाहिए कि शाही कबीला पहले राजा क्यूई के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। यदि नहीं, तो पहले वाले को बाद वाले का इतना शक्तिशाली होना बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि युद्ध के दौरान शाही कबीले ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने सभी को चौंका दिया। उनके सदमे में विभिन्न गुटों को यह एहसास होने लगा कि कमजोर दिखने वाला शाही कबीला वास्तव में उतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने उम्मीद की थी। जैसा कि कहा जाता है, एक कुपोषित ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा होता है। एक समय टाइटन जैसी इकाई ग्रेट झोउ शाही कबीला था, जिसे इतनी सारी असफलताओं और असफलताओं का अनुभव करने के बाद भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। इस प्रकार जो गुट मूल रूप से स्थिति का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे, उनके पास अपने तैयार पंजे वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस डर से कि कहीं कोई देख न ले। हर कोई जानता था कि कैंसरग्रस्त राजा क्यूई को शुद्ध करने के बाद शाही कबीला जल्द ही महान झोउ साम्राज्य में अपना अधिकार हासिल कर लेगा। जो भी गुट उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसका अंत संभवतः राजा क्यूई जैसा ही होगा। इसलिए ग्रेट झोउ साम्राज्य में माहौल कुछ समय के लिए काफी बेहतर हो गया। किसी ने भी राजा के आदेश के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वे शाही कबीले का अगला निशाना न बन जाएं। पूरे 1 महीने तक बेहोश। शाही महल के भीतर एक निश्चित आंगन में सैकड़ों फूल खिले, जहां झोउ युआन एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा विलाप से भरा हुआ था। राजा क्यूई के विद्रोह को दबाए हुए पूरा 1 महीना हो गया था। वह सारा समय उसने अचेतन अवस्था में बिताया था, आज तक नहीं जागा। ये स्पष्ट रूप से सिल्वर शैडो को नियंत्रित करने के लिए उसकी आत्मा को जबरन मजबूत करने की कीमत थी। ये पहले से ही बहुत भाग्यशाली है। यदि आपने प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास नहीं किया है, जिसने आपकी आत्मा को सामान्य से अधिक कठिन बना दिया है, तो मुझे डर है कि यह 1 महीने के लिए बेहोश होने का मामला नहीं होगा, लेकिन हमेशा के लिए। झोउ युआन के पीछे से एक नीरस आवाज प्रसारित हुई। जब झोउ युआन ने याओयाओ को अपनी ओर आते हुए देखने के लिए अपना सिर घुमाया, तो वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हरे रंग के कपड़ों में लिपटी हुई उस युवा महिला की पतली आकृति सामान्य से भी अधिक उत्कृष्ट लग रही थी। याओयाओ ने सीधे झोउ युआन को देखा और गंभीरता से कहा, मैं आपको भविष्य में इस पद्धति का उपयोग न करने की सलाह देता हूँ। सिल्वर शैडो को नियंत्रित करने के लिए आपकी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। यदि आप अपने आप को मजबूर करते रहेंगे, तो आपकी आत्मा को भी अपूरणीय क्षति हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जो वास्तव में बहुत ही अनुपयुक्त होगा। झोउ युआन याओयाओ की गंभीरता को समझ सकती थी और जानती थी कि वह उसके लिए चिंता दिखा रही थी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, ये केवल अंतिम उपाय होगा। आखिरकार पिछली लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि उसने सिल्वर शैडो की शक्ति उधार नहीं ली होती, तो राजा क्यूई का पक्ष उन पर पूरी तरह हावी हो जाता। यदि ऐसा हुआ, तो जो सबसे पहले ढहेंगे वे ही होंगे। ऐसा परिणाम अकल्पनीय था। संभावना ये थी कि शाही वंश का विनाश हो जाएगा। झोउ युआन ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसलिए अत्यधिक जोखिम के बारे में जानते हुए भी वह सिल्वर शैडो का उपयोग करने के लिए अभी भी कर्तव्यबद्ध था। इस सामग्री का स्रोत ऑडियो बुक 108 है। आखिरकार महान झोउ साम्राज्य के राजकुमार के रूप में उसे कुछ जिम्मेदारियां निभानी थी। हालांकि यह सब बुरी खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं मध्य क्यूई पोषण चरण पर चढ़ गया हूँ। झोउ युआन मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, किसी को उसकी हथेली के केंद्र से गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई उभरती हुई दिखाई दी।
करीब से निरीक्षण करने पर जेनेसिस क्यूई के भीतर अजीब रक्त लाल धागे दिखाई दे रहे थे। याओ याओ ने अनायास कहा, मध्य क्यूई पोषण चरण। क्या आप इस स्तर तक गिरने के बाद अल्फा उत्पत्ति को मारने में सक्षम होने से प्रतिबंधित महसूस करते हैं? झो युआन ने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। ये सच है कि सिल्वर शैडो की शक्ति उधार लेने से मैं बहुत शक्तिशाली बन गया, लेकिन ऐसी शक्ति अंततः मेरी अपनी नहीं है। इसलिए चिंता न करें, मैं ऐसी बाहरी शक्ति के नशे में चूर नहीं होऊंगा और खुद को भटकने नहीं दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली पर उभरते गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई को लहराया। ये वह शक्ति है जो वास्तव में मेरी है। यह अब बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह दिन आएगा जब ये बहुत मजबूत हो जाता है। याओ याओ की बर्फ सफेद ठुड्डी ने सिर हिलाया और प्रशंसा उसके सुंदर चेहरे पर दिखाई दी। वह झो युआन की मानसिकता से संतुष्ट थी। यदि उसने अपने हृदय को अपने ऊपर हावी होने दिया तो उसकी साधना यात्रा में बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। दोनों कुछ देर तक बातचीत करते रहे जब तक कि याओ याओ को अचानक कुछ याद नहीं आया। चूंकि आप जाग गए हैं, आपको सु युवेई से मिलने जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। युवेई, क्या हुआ? क्या यह उस दिन किए गए हमले का नतीजा है? झो युआन ने जल्दी से चिंतित होकर पूछा। वह जानता था कि सु युवेई ने एक अज्ञात शक्ति उधार ली थी और अपनी तलवार के एक ही वार से लिन नियान को मार डाला था। ये स्पष्ट था कि ऐसी शक्ति सु युवेई की नहीं थी। याओ याओ ने समझाना शुरू किया, उसने जो वार किया वह उसके शरीर में यांगमिंग तलवार से होना चाहिए। बाद में वह कुछ दिनों के लिए बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ समय पहले जागने में कामयाब रही और उसके बाद कोई ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। झो युआन ने राहत की सांस ली, इससे पहले कि वह पूछने लगे, उलझन में फिर क्या परेशानी है? याओ याओ ने सुस्त टुनटुन को धीरे से सहलाते हुए कहा, जाओ और देखो। झो युआन कुछ हद तक हतप्रभ था, लेकिन फिर भी उसने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। आखिरकार वह सु युवेई को धन्यवाद देने के लिए उससे मिलने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने महान झो साम्राज्य की इतनी बड़ी सेवा की थी। इन विचारों को मन में रखते हुए झो युआन ने और देरी न करने का फैसला किया। याओ याओ को अलविदा कहने के बाद वह शाही महल छोड़कर सीधे सु युवेई के आवास की ओर चले गए। शहर के दक्षिण में एक साफ आंगन के बाहर झो युआन ने आंगन का दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर के लिए इंतजार किया। तभी तेजी से आ रहे कदमों की धीमी आवाज सुनी। दरवाजा खोला गया और एक चेहरे पर उज्ज्वल सुंदर आंखों की जोड़ी सामने आई, जो गुस्से या खुशी की परवाह किए बिना सुंदर थी। ये सु युवेई थी। जब उसने झो युआन को दरवाजे के बाहर देखा तो वह पहली बार दंग रह गई, इससे पहले कि उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य की बाढ़ आ गई। महाराज, आप जाग गए। झो युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। सु युवेई की जीवंत और ऊर्जावान उपस्थिति को देखकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली और कहा, बड़ी बहन याओ याओ कहती है कि आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। ग्रेट झो साम्राज्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे मैं हल नहीं कर सकता। झो युआन ने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराया। कौन उम्मीद कर सकता था कि सु युवेई यह सुनकर भौहें चढ़ जाएंगी और उसने आह भरी। मुझे डर है कि महामहिम मदद नहीं कर पाएंगे। झो युआन ने पूरी तरह से हतप्रभ होकर अपना सिर खुजलाया। वर्तमान महान झो साम्राज्य में शाही कबीले को अपमानित करने के लिए अब कोई भी मूर्ख नहीं होना चाहिए, है ना? महामहिम, कृपया पहले अंदर आए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और झो युआन को अंदर जाने दिया, सु युवेई के थोड़े से सिकुड़े हुए लाल होठों से एक हल्की हंसी छूट गई। जैसे ही वे पीछे के आंगन में दाखिल हुए, वह एक छोटे से पथरीले रास्ते से होकर गुजरी। पीछे के आंगन में दो आराम कुर्सी थी, जहां दो बुजुर्ग इत्मीनान से लेटे हुए थे। उनमें से एक सु युवेई के दादा थे, जो झो युआन के बहुत परिचित व्यक्ति थे। उसे देखते ही पूर्व ने दयालुता पूर्वक अभिवादन किया, जिसके जवाब में झो युआन ने मुस्कुराकर स्वागत किया। इसके बाद उसने भूरे वस्त्र पहने दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर अपनी नजर डाली। इस बूढ़े व्यक्ति के आसपास जेनेसिस क्यूई की कोई
हलचल नहीं थी, लेकिन जब उसने पहले वाले को देखा तो झो युआन की आत्मा से एक चुभने वाला दर्द फैल गया। उसकी आत्मा कांप उठी और झो युआन को एक भयंकर चेतावनी दी। ये स्पष्ट था कि यह सामान्य सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। झो युआन का दिल सदमे और डर से भर गया। महान झो साम्राज्य में इतना भयानक शक्तिशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ था? उनके अनुमान के अनुसार झो किंग भी भूरे रंग के इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं था। जबकि झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने आलस्य से अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें सु युवेई की ओर मुड़ने से पहले झो युआन पर नजर डाल रही थी और वह सुस्ती से फैला हुआ था और आहें भर रहा था। छोटी लड़की, क्या यह इस बच्चे की वजह से है कि तुम इस बूढ़े आदमी के साथ जाने को तैयार नहीं हो? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 112 सु युवेई की नियति आंगन में झो युआन ने अपने सामने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को सतर्कता से देखा। यद्यपि बाद वाले के शरीर से कोई जेनेसिस क्यूई उतार चढ़ाव नहीं था, वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की जेनेसिस क्यूई पूरी तरह से छिपी हुई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भूरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर वह अथाह गहराई वाला व्यक्ति था जिसकी ताकत संभवतः अल्फा उत्पत्ति चरण से भी अधिक थी। बुजुर्ग झो युआन ने अपनी मुठ्ठियां एक साथ पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति सम्मानजनक थी और उसने सु युवेई पर एक नजर डाली और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि बड़े युवेई के साथ क्या चाहते हैं? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं उसे दूर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। ऐसी जगह केवल उसकी प्रतिभा को बर्बाद करेगी। उसे यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। झो युआन बूढ़े व्यक्ति की बातों से हैरान रह गया। जैसे ही उसने सु युवेई की ओर देखा तो उसके दिल में जल्द ही जटिल भावनाएं जाग उठी। जिस गंदी छोटी लड़की को उसने उस समय क्लिनिक के सामने खींच लिया था, उसने अब वह चमक दिखाना शुरू कर दिया था जो केवल उसी की थी। झो युआन को शुरू से ही पता था कि सु युवेई की प्रतिभा असाधारण थी। उसकी चकाचौंध चमक प्रकट होने में बस कुछ ही समय बाकी था। सु युवेई की प्रतिभा को देखते हुए, यदि वह किसी अन्य परिवार में पैदा हुई होती और उसे पहले खेती के संपर्क में आने का मौका मिलता, तो वह बहुत पहले ही एक देवी बन गई होती, जिसे अनगिनत प्रतिभाएं केवल देख सकती थी। जबकि उसके जैसे छोटे साम्राज्य का राजकुमार संभवतः उस पर एक नजर डालने में भी असमर्थ होगा। जैसे ही झो युआन ने अपने दिल में आह भरी, उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बुजुर्गों द्वारा इतना ऊंचा देखा जाना युवेई का सौभाग्य है। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा इस भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा था। सु युवेई की प्रतिभा महान झो साम्राज्य में रहने पर धूल इकट्ठा करने के लिए छोड़े गए एक अनमोल मोती के समान थी। फीनिक्स को चीनी छत्र के पेड़ के ऊपर बिठाया जाना चाहिए, न कि किसी मृत पेड़ के ऊपर। झो युआन सु युवेई के लिए वास्तव में खुश था। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह बहुत इच्छुक नहीं है। झो युआन अचंभित रह गया। जब उसने सु युवेई की ओर देखा तो उसने उसकी नजरें बचा ली। उसका छोटा मुंह थोड़ा सा फैल गया और उसने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने आगे बढ़ने से पहले झो युआन की ओर देखा। वह चाहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लाऊं। झो युआन ने कड़वी हंसी छोड़ी। वह अब तक यह अनुमान कैसे नहीं लगा सकता था कि सु युवेई को यह भी एहसास हो गया था कि भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति कितना अथाह शक्तिशाली था। अगर वह भी साथ टैग कर सके तो यह उसके लिए आशीर्वाद होगा। भूरे रंग का लबादा पहने बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराया। उसकी नजर झो युआन पर पड़ी और उसने कहा, सच कहूं तो आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में जिसे एक बार पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, आपकी प्रतिभा संभवतः बहुत दयनीय नहीं हो सकती है। हालांकि मेरी शिक्षाएं आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। ये सुनते ही सु युवेई तुरंत घबरा गई। क्यों? महामहिम की प्रतिभा मुझसे कम नहीं है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग की धुंधली आंखें गहरी चमकती हुई प्रतीत हो रही थी।
उसकी नजर जो युआन पर टिकी हुई थी और उसने धीरे से कहा, मैं उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति के अवशेषों को हल्का हल्का महसूस कर सकता हूँ। इसलिए उसने संभवतः अपनी खुद की एक नियति का सामना किया है और मेरे लिए हस्तक्षेप करना अनुचित है। जो युआन अंदर से थोड़ा हैरान था। क्या बूढ़े व्यक्ति ने जिस शक्तिशाली उपस्थिति की बात की थी वह मास्टर कैंग युआन हो सकती है? जो युआन को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति पूरे 1 साल के बाद भी इसे महसूस कर पाएगा। ऐसा लगता है कि यह बुजुर्ग सचमुच अकल्पनीय शक्ति वाला था। सु युवेई ने दांत पीसते हुए घोषणा की, यदि आप महामहिम को साथ नहीं लाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने हंसते हुए सु युवेई की ओर इशारा किया और कहा, छोटी लड़की, तुम्हें सच में एहसास नहीं है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में कितने प्रतिभाशाली लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हैं? सु युवेई ने बूढ़े व्यक्ति की ओर झुककर ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं समझता हूँ कि बड़े का अनुग्रह प्राप्त करना मेरा आशीर्वाद है, लेकिन बुजुर्ग केवल वर्तमान मुझसे मिलने में सक्षम थे क्योंकि उनके महामहिम ने एक बार मेरी मदद की थी। यदि उनके महामहिम के लिए नहीं तो मैं करूँगा, मैं वैसा नहीं बनूंगा जैसा मैं अभी हूँ। शायद अगर उसके दादाजी को अपनी बीमारी का इलाज नहीं मिला होता तो अनाथ नन्ही बच्ची धीरे धीरे ठंड में मौत को गले लगा लेती। जब वह धीरे धीरे अपनी दाढ़ी को सहला रहा था तो भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। जो युआन ने धीरे से आह भरी। वह सु युवेई को देखकर मुस्कुराया और उसके कोमल कंधों पर अपना हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, युवेई, मुझे पता है कि उस समय आपकी मदद करने के लिए आप मेरी बहुत आभारी हैं। हालांकि यह आपको बांधने के लिए नहीं था मेरी ओर से, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि तुम बेहतर खेती की परिस्थितियां प्राप्त कर पाओगे। सु युवेई थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जब उसने सुना शब्द सबसे अच्छा दोस्त, उसकी धुंधली आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। लेकिन महामहिम, यह अलविदा कई वर्षों तक चल सकता है। जैसे ही उसकी आंखें लाल हुई, सु युवेई ने अपने लाल होठों को काटा। वह पहले से ही जो युआन के साथ रहने की आदी हो चुकी थी, उसकी उपस्थिति को महसूस करना, उसकी आवाज सुनना। उनकी राय में, चाहे उनका भविष्य कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह कभी भी उतना अविस्मरणीय नहीं होगा जितना कि उन्होंने ग्रेट जो इंस्टीट्यूट में बिताए पिछले वर्ष के दौरान अनुभव किया था। अगर वे अलग हो गए तो वह भी नहीं जानती थी कि वे दोबारा कब मिलेंगे। इस विचार ने आमतौर पर कठोर सु युवेई को भी कुछ हद तक दुखी कर दिया। जो युआन मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर धीरे से युवा महिला की लंबी पलकों पर दिखाई देने वाली चमकदार बूंदों को पोंछ दिया। चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हंसने से पहले वह एक पल के लिए रुका। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि जब वह समय आएगा तो आप बहुत अधिक उत्कृष्ट हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि एक छोटे से सुदूर स्थान के राजकुमार को जानना अपमानजनक होगा। ऑडियो बुक 108 पर न्यू अध्याय खोजे। सु युवेई के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए और उसने धीरे से कहा, महामहिम, मेरी नजर में यहाँ तक कि सबसे अद्भुत स्थानों की तुलना ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सबसे अद्भुत प्रतिभाएं भी कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेटा, तुमने बहुत कम देखा है। ये बच्चा कहीं भी उतना अच्छा नहीं है जितना तुमने बताया है। हालांकि सु युवेई ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज, क्या आप भविष्य में मुझे खोजते हुए आएंगे? सु युवेई ने जो युआन को देखा, उसकी आंसू भरी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। मैं करूंगा, मैं निश्चित रूप से करूंगा, जो युआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। सु युवेई का भी उनके दिल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यदि मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उससे मिलने जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या कर रही है। सु युवेई ने हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित की। उसका मुस्कुराता चेहरा चमकदार सुंदरता की झलक के साथ लालित्य जैसा था। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर अचानक एक कदम आगे बढ़ाने का साहस जुटाया। कांपते हाथ आगे बढ़े और जो युआन को गले लगा लिया। उसके आलिंगन में अचानक आई गर्म और सुगंधित कोमलता ने जो युआन को कुछ समय के लिए चकित कर दिया।
वह उनके जाने पर सु युवेई के दिल के भीतर की उदासी को महसूस कर सकता था, और इस तरह वह आगे बढ़ा और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे सांत्वना दी। सु युवेई बहुत जल्दी झोउ युआन की बाहों से भाग गई। उसका छोटा सा चेहरा चुकंदर जैसा लाल था और उसने खुद को कमरे में छिपा लिया। कोमलता की अचानक अनुपस्थिति ने झोउ युआन को थोड़ा निराश और निराश दोनों महसूस कराया। उनके बिछड़ने का दुख वैसे ही उसके दिल में भर गया था। जिस तरह सु युवेई उसके पीछे चलने का आदी हो गया था, उसी तरह वह भी इस मजबूत और सुंदर युवा महिला का आदी हो गया था जो हमेशा उसके साथ रहती थी। खांसी। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़े आदमी को खांसी हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका मूड खराब था और उसने आहें भरने से पहले झोउ युआन पर एक नजर डाली। बच्चे, दिन के अंत में, मुझे अभी भी छोटी लड़की को मनाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। हालांकि वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, भूरे रंग के लबादे वाले बुजुर्ग को पता था कि अगर झोउ युआन ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी, तो जिद्दी छोटी लड़की वास्तव में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। झोउ युआन मुस्कुराया, भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखकर अपनी मुट्ठियां एक साथ पकड़ ली और कहा, मुझे उम्मीद है कि वह बुजुर्ग भविष्य में उसकी अच्छी देखभाल करेगा। यह आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरे पीछे आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब किसी को चुनने की बात आती है तो मैं बहुत उधम मचाता हूँ। चूंकि मैंने अपनी पसंद बना ली है, मैं स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ दूंगा। ग्रे लबादा पहने बुजुर्ग ने आगे बढ़ने से पहले झोउ युआन की ओर देखा। क्या आप निराश हैं कि मैं आपको साथ नहीं ला रहा हूँ? झोउ युआन केवल हंसा। बुजुर्गों ने पहले ही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नियति होती है। भले ही मैं आपका अनुसरण न करूं, भविष्य में मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समाप्त नहीं हो सकता। ये अहंकार नहीं था। वह पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र की खेती कर रहा था, और यहाँ तक कि प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास भी कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह भूरे वस्त्र वाला बुजुर्ग कहाँ से आया था, लेकिन उसका मानना था कि जब तक उसके पास जो कुछ भी है उसमें महारत हासिल है, वह स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में भी ऊंचा खड़ा रहेगा। ओह, तुम्हारे पास थोड़ी सी रीढ़ है। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी हंसा। अब झोउ युआन की थोड़ी प्रशंसा कर रहा था। पहले वाले ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे आपका उपकार करना पसंद नहीं है। चूंकि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। हो सकता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा संकेत दे सकता हूँ। ऊपर ये सुनकर झोउ युआन की आंखें केंद्रित हो गई और उसने गंभीरता से उत्तर दिया, तब ये युवा सम्मानपूर्वक सुनेगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 113। एक उपहार आंगन में भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति झोउ युआन को देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, बच्चे, आपको वर्तमान में महान झोउ साम्राज्य में युवा पीढ़ी के शिखर पर होना चाहिए, है ना? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झोउ युआन आत्मा मजाक भरे अंदाज में मुस्कुराया, महान झोउ साम्राज्य दुनिया का एक छोटा सा कोना मात्र है। क्या यहाँ सर्वश्रेष्ठ होने का कोई मतलब है? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम आप थोड़ा आत्म जागरूक हैं। मेरा मानना है कि ग्रेट झोउ साम्राज्य का पुराना दुश्मन ग्रेट वू साम्राज्य है ना? जहाँ तक आपकी बात है, अब आपके सामने सबसे मजबूत दुश्मन ग्रेट वू साम्राज्य के अजगर और गौरैय हैं। अरे, अब इन्हें अजगर और गौरैय कहना थोड़ा अनुचित होगा। आपके लिए धन्यवाद। इन दोनों ने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया है और एक सच्चे ड्रैगन और फीनिक्स की तरह उड़ना शुरू कर दिया है। धूसर वस्त्र पहने बुजुर्ग की पतली उंगलियां उसके आराम कुर्सी के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपा रही थी और वह उदासीन स्वर में कहता रहा, ऐसा कहा जाता है कि महान वू साम्राज्य के राजकुमार वू हुआंग पहले से ही अग्रिम हेवन गेट स्टेज पर है, और केवल अल्फा उत्पत्ति चरण से एक कदम दूर। झोउ युआन की पुतलियां थोड़ी कड़ी हो गईं। क्या वू हुआंग पहले ही एडवांस हेवन गेट स्टेज पर पहुंच गया था? ये वास्तव में स्वयं से बहुत आगे था। हालांकि झोउ युआन ने पहले राजा क्यूई के विद्रोह के दौरान एक अल्फा ओरिजिन को मारने की शक्ति प्रदर्शित की थी,
लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि वह एक बाहरी शक्ति उधार ले रहा था। सिल्वर शैडो के बिना किसी भी अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ द्वारा उसे आसानी से कुचल दिया जाएगा। झो युआन के अनुमान के अनुसार उसे ओमनी पायथन क्यूई और ड्रैगन के रिसेंट पॉइजन की सहायता से सीधे प्रारंभिक हेवन गेट विशेषज्ञ का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि हेवन गेट के अग्रिम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उनकी संभावना 10% से कम थी। जहां तक सिल्वर शैडो का सवाल है, इसके परिणाम बहुत बड़े थे। झो युआन ने इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की जब तक कि यह वास्तव में जीवन या मृत्यु की स्थिति न हो। इसके अतिरिक्त एक सेकंड के लिए भी मत सोचो कि वू हुआंग एक साधारण एडवांस हेवन गेट स्टेज अभ्यास करता है। जहां तक मैं जानता हूं, वो एक भयंकर योद्धा भी है जो अपने साधना स्तर से ऊपर के लोगों के साथ युद्ध करने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एडवांस हेवन गेट स्टेज की ताकत से एक अल्फा ओरिजिन स्टेज प्रैक्टिशनर को मार डाला था। उसकी हत्या उसकी अपनी क्षमताओं पर आधारित थी। उसकी तुलना में मुझे डर है कि तुम में बहुत कमी है। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी चेशाया बिल्ली की तरह मुस्कुराया। झो युआन की अभिव्यक्ति भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की छेड़खानी के सामने काफी शांत थी। उन्होंने महान वू साम्राज्य के युवराज को कभी भी कमतर नहीं आंका था। उत्तरार्ध के लिए उपलब्ध खेती के संसाधन केवल उससे अधिक हो सकते हैं, जबकि बाद वाले की क्यूई खेती पद्धति, उत्पत्ति तकनीक, उत्पत्ति हथियार और अन्य उत्पत्ति खजाने निश्चित रूप से सामान्य नहीं थे। ऐसे लाभों का संचय स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को अपने साधना स्तर से परे के लोगों के साथ युद्ध करने की क्षमता प्रदान करेगा। झो युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग द्वारा उल्लिखित सूचक इस जानकारी से मुझे हतोत्साहित करने का उल्लेख नहीं करता है ना? भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। महान झो साम्राज्य बहुत छोटा है और एक पक्षी पिंजरे के समान है। एक बाज को 9 आकाशों में उड़ने के लिए उसे कई तूफानों का सामना करना होगा। इस तरह एक छोटे पिंजरे में रहना केवल किसी के दृष्टिकोण को सीमित करेगा और किसी के दृष्टिकोण को बर्बाद करेगा। प्रतिभा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सामान्यता की ओर धीरे धीरे गिरावट आए और अन्य प्रतिभाओं द्वारा पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया गया। झो युआन की आंखों में अंततः विचार की झलक दिखाई दी। सच कहा जाए तो वह बूढ़े व्यक्ति की बातों से सहमत था। महान झो साम्राज्य वास्तव में बहुत छोटा था, जबकि जिन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ वह यहाँ संपर्क कर सकता था वे बहुत कम थे, जिससे वह खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्हें चक्की के रूप में उपयोग करने से रोक रहा था। झो युआन ने धीरे से कहा, बुजुर्ग का मतलब मेरे लिए महान झो साम्राज्य छोड़ना है। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी मंद मंद मुस्कुराया। बहुत समय पहले इस भूमि पर एक संत की मृत्यु हो गई थी। जब उनका पवित्र खून गिरा तो यह विभिन्न आश्चर्यों और अवसरों से भरे सेंट रेमेन्स डोमेन में बदल गया, जिससे अनगिनत प्रतिभाएं इन खजानों के लिए एक दूसरे के खिलाफ होड़ करने लगी। केवल संत का रक्त प्राप्त करके ही कोई स्वयं को संत का उत्तराधिकारी कह सकेगा और संत फाउंडेशन की स्थापना कर सकेगा। ये हो सकता है इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और अवसर कहा गया। भविष्य में संत का उत्तराधिकारी एक संत ब्रून को संक्षिप्त करने, एक लॉ डोमेन खोलने और शायद उस संत की महानता पर एक नजर डालने में भी सक्षम हो सकता है। झो युआन भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की बुजुर्ग आवाज सुनकर कुछ हद तक चकित हो गया था। सब कुछ पहले ही उसके ज्ञान की सीमाओं को पार कर चुका था। संत क्या है? झो युआन पूछते समय संघर्ष करता दिख रहा था। ऐसा लगता था कि इस शब्द में अत्यधिक दिव्यता समाहित थी और इसे बोलने मात्र से उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई बेचैन हो गई। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, यह विषय अभी भी आपके लिए बहुत दूर है। आपको केवल ये जानना होगा कि जो लोग खुद को संत कह सकते हैं वे फीनिक्स पंख या यूनिकॉर्न सीन के समान दुर्लभ है। दुनिया एक संत के खून की एक बूंद नीले समुद्र में बदल सकती है। जब पीछे के संत की मृत्यु हो गई तो उनका संत रक्त और अवशेष विभिन्न स्थानों पर जमा हो गए, जिससे कई संत अवशेष डोमेन बन गए और इनमें से एक सेंट रेमेन्स डोमेन कैंगमांग महाद्वीप में मौजूद है।
ऑडियो बुक सी ओम पर नई कहानियां खोजें। झो युआन की पुतलियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। क्या इतनी बातचीत के बाद आखिरकार यहाँ मुख्य विषय था? भूरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, व्यवहारिक रूप से कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी की हर प्रतिभा इस सेंट रेमंड्स डोमेन में प्रवेश करने की तैयारी में कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा मैंने सुना है कि ग्रेट वू साम्राज्य के युवराज विशेष रूप से इस आयोजन के लिए कई वर्षों से कठिन प्रशिक्षण ले रहे हैं और अंतिम विजेता बनने के लिए स्पष्ट रूप से दृढ़ हैं। अन्य बड़े साम्राज्य और महान कुल भी अपनी युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ केवल सेंट रेमंड्स डोमेन के भीतर सबसे महान उपहार को जब्त करने के लिए है। एक बार जब सबसे बड़ा उपहार प्राप्त हो जाता है तो कांगक्सुआन स्वर्ग के 6 पवित्र संप्रदाय अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेंगे और आपको प्राप्त करने के लिए आएंगे। झो युआन ने असमंजस में हस्तक्षेप करते हुए कहा, 6 पवित्र संप्रदाय। वह जानता था कि कांगक्सुआन स्वर्ग उस दुनिया का नाम था जिसमें वह रहता था, जबकि कांगमांग महाद्वीप इसके भीतर कई महाद्वीपों में से केवल एक था। हालांकि उन्होंने 6 पवित्र संप्रदायों के बारे में कभी नहीं सुना था। उनके बारे में कोई जानकारी न होना सामान्य बात है। आपके स्तर पर किसी को तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपके पिता को भी अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है। ग्रे लबादा पहने बूढ़े आदमी ने विस्तार से बोलने से पहले हंसते हुए कहा, सरल शब्दों में 6 पवित्र संप्रदाय कांगक्सुआन स्वर्ग के अधिपति हैं। उनके हाथ इस पूरी दुनिया को कवर करते हैं, जबकि आप सभी उनके नीचे केवल चींटियां हैं। झो युआन ने कड़वी हंसी छोड़ी। ये वास्तव में वह जानकारी थी जो बहुत दूर थी, वह जानकारी जिस तक वर्तमान में उसे पहुंच नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद झो युआन को अंततः समझ आ गया कि सेंट रेमंड्स डोमेन कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि वू हुआंग जैसे विभिन्न बड़े साम्राज्यों और महान कुलों की गौरवशाली प्रतिभाएं भी इसकी बहुत इच्छा रखती थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना बड़ा अवसर था। झो युआन ने अचानक पूछा, चूंकि सेंट रेमंड्स डोमेन इतना महत्वपूर्ण है, क्या विभिन्न गुट अपने पावर हाउस नहीं भेजेंगे? यदि बड़े साम्राज्यों ने अल्फा ओरिजिन या यहाँ तक कि मजबूत दिव्य निवास चरण के अभ्यासकर्ताओं को भेजा, तो किसी भी युवा प्रतिभा को मौका नहीं मिलेगा, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो। संत का दबाव सेंट रेमंड्स डोमेन को कवर करता है, और व्यक्ति जितना मजबूत होगा, अंदर उतना ही अधिक दमन का सामना करना पड़ेगा। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, उनकी खेती के दब जाने और किसी युवा द्वारा मारे जाने का डर इसे ऐसा बना देता है कि ये ताकतवर लोग इतनी लापरवाही से इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने झो युआन को देखा, उसकी धुंधली आंखों में एक चिंगारी चमक रही थी और वह मुस्कुराया और कहा, बच्चे, अगर सेंट रेमंड्स डोमेन का सबसे बड़ा उपहार ग्रेट वू के राजकुमार के हाथों में पड़ता है, तो मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि आपका पहले ही मिनट उससे आगे निकलने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। वह इस लाभ का उपयोग खुद को आपसे और भी आगे बढ़ाने के लिए करेगा, इतना आगे कि आपको कभी भी बाजी पलटने का मौका नहीं मिलेगा। भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी रुका, इससे पहले कि वह एक बार फिर से कहता, बेशक। मुझे डर है कि आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए आपके लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना काफी कठिन होगा। तो फिर कैसा रहेगा? क्या आप में उस महानतम उपहार की इच्छा करने का साहस है? भूरे रंग का लबादा पहने वह बुजुर्ग मानो बहुत मुस्कुरा रहा था। झो युआन के उत्तर में रुचि है। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। बहुत समय बाद वे धीरे धीरे फिर से खुले, क्योंकि उनके भीतर एक चमकदार रोशनी उभरी। वू हुआंग पहले से ही उससे आगे था। यदि पूर्व सेंट रेमंड्स डोमेन का सबसे बड़ा उपहार प्राप्त करने में कामयाब रहा, तो उन दोनों के बीच का अंतर एक बार फिर बढ़ जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, एक बार जब कोई एक कदम पीछे रह जाता है तो वह हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। यदि झो युआन आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाना होगा। विभिन्न बड़े साम्राज्यों और महान कुलों की गौरवशाली प्रतिभाएं जल्द ही सेंट रेमंड्स डोमेन में एकत्रित होंगी। उनकी तुलना में झो युआन को कोई फायदा नहीं हुआ।
हालांकि जिस दिन से उन्होंने अपने 8 मेरिडियन चैनलों को फिर से खोजा था, तब से उनमें कभी भी साहस की कमी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उसके पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद को चुराने और उसके 8 मेरिडियन चैनलों को खोजने में असमर्थ होने के बावजूद भी उसे रोका नहीं गया था। ये तथाकथित घमंडी प्रतिभाएं संभवतः क्या कर सकती है। इसलिए जो युआन ने भूरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग की ओर देखा और झुकते हुए गंभीरता से अपनी मुट्ठी बांध ली। जो युआन अपने सूचक के लिए बड़े को धन्यवाद देता है। वह भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति से मिलकर खुश था। यदि नहीं, तो वह सेंट रेमंड्स डोमेन के सबसे बड़े उपहार के संपर्क में आने का मौका पूरी तरह से चूक गया होता। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 114 सेंट रेमंड्स डोमेन। ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रलोभन दिया गया है। भूरे रंग का लबादा पहने बुजुर्ग जो युआन को घूरते हुए कान से कान तक मुस्कुराया। बाद वाले के उत्तर ने स्पष्ट रूप से उनके निर्णय का संकेत दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो युआन ने जवाब देते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाए, अगर मुझे ये जानकारी नहीं होती तो ठीक होता, लेकिन चूंकि बड़े ने पहले ही रास्ता बता दिया है, अगर मैं अभी भी इस मौके को नहीं समझ पाता तो क्या मैं हारा हुआ कारण नहीं बनूंगा। सेंट रेमंड्स डोमेन स्पष्ट रूप से कैंगमांग महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। यहाँ तक कि कई बड़े साम्राज्यों, महान कुलों और शक्तिशाली गुटों की गौरवशाली प्रतिभाएं भी इस भव्य आयोजन की तैयारी में हर संभव प्रयास कर रही थी। तो उसके पास आंखें मूंदने का क्या कारण था? यह कोई छोटी मोटी तकरार नहीं थी, बल्कि भव्य पुरस्कार के लिए सच्ची प्रतियोगिता थी। साधना का मार्ग अनकहे खतरों और कठिनाइयों से भरा था। केवल वही व्यक्ति जो आने वाले हर मौके को समझने में सक्षम था और लगातार सामने आने वाले हर मजबूत दुश्मन से आगे निकल जाता था, अंततः दुनिया के शिखर पर खड़ा होता था। कम से कम कुछ तो हिम्मत रखो। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पहले ही इतना कुछ कहने के बाद, यदि जो युआन के पास बड़े साम्राज्यों, महान कुलों और शक्तिशाली गुटों की गौरवशाली प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी नहीं होती, तो उसका भविष्य वास्तव में सीमित होता, जिससे वह बूढ़े व्यक्ति की चिंता के योग्य नहीं रह जाता। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीन से एक नक्शा निकाला और कहा, यह पूरे कैंगमांग महाद्वीप का नक्शा है। इस पर सेंट रेमंड्स डोमेन का स्थान अंकित किया गया है। ग्रेट झो साम्राज्य से इस तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे। सौभाग्य से सेंट रेमंड्स डोमेन के खुलने में अभी भी आधा साल बाकी है, इसलिए आपको इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। झो युआन ने नक्शा प्राप्त किया और उसे फहराया। उसकी नजर मानचित्र पर घूम गई और बिल्कुल केंद्र पर आकर रुक गई, जहां एक विशाल आंख को पकड़ने वाला रक्तलाल क्षेत्र चिन्हित किया गया था। इलाके को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह इलाका खून की एक बूंद से बना हो। बात सिर्फ इतनी थी कि खून की यह बूंद कल्पना करने में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। जो युआन ने खुद से बुदबुदाया, तो ये सेंट रेमंड्स डोमेन है। इसके तुरंत बाद उसने एक आह भरी। उसे एहसास हो गया था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे दर्जनों साम्राज्यों के इलाकों से होकर गुजरना होगा। मूलतः वास्तव में बहुत दूर, यहाँ तक कि पूरी गति से दौड़ने में भी कम से कम कई महीने लगेंगे। जो युआन ने मानचित्र को देखा, ये संभावना थी कि व्यावहारिक रूप से प्रत्येक उत्कृष्ट प्रतिभा पहले से ही सेंट रेमंड्स डोमेन के रास्ते पर थी। ये वास्तव में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सरदारों या प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के जमावड़े के समान होगा। लेकिन यही कारण है कि यह और भी अधिक अद्भुत होगा। मजबूत की राह पर लगातार सुधार की जरूरत है। क्या विभिन्न गुटों की गौरवान्वित प्रतिभाएं इसके लिए सर्वोत्तम आधार नहीं थी? जो युआन की आंखों में धधकती युद्ध वासना उभर आई। भूरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग ने जो युआन को नक्शा सौंपने के बाद अपनी आस्तीन में फिर से इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। अंत में उसने एक जेड टाइल निकाली और उसे फेंक दिया। जो युआन ने झट से इसे पकड़ लिया। कैंग शब्द को जेड टाइल पर उकेरा गया था। यह क्या है? जेड टाइल को पकड़ते हुए हैरान जो युआन से पूछा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आलस्य से उत्तर दिया,
यदि आप सेंट रेमेंस रूइंस में खुद को अलग करने का प्रबंधन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पता लगा लेंगे कि यह क्या है। लेकिन यदि आप सामान्यता में खो जाते हैं, तो इसे बाहर निकालने की जहमत न उठाएं। झो युआन हतप्रभ था, लेकिन टाइल को अपने यूनिवर्स बैग में रखने से पहले स्वीकृति में केवल सिर हिला सका। भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अचानक घोषणा की, बच्चे, मुझे जो कुछ भी कहना चाहिए वह मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं आज सू यूवेई और उसके दादा के साथ जा रहा हूँ। आज झो युआन स्तब्ध था। जब उसने सू यूवेई के छोटे से घर पर नजर डाली तो उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। अंत में उसने सिर हिलाया। कमरे में सू यूवेई ने बाहर जाने से पहले साफ सफाई की। उसके सुंदर चेहरे के भाव एक बार फिर उदास हो गए थे। उसने झो युआन की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया। हालांकि कुछ देर तक दोनों चुप रहे। महाराज, आपको भविष्य में मेरी तलाश करना अवश्य याद रखना चाहिए, सू यूवेई ने धीमी आवाज में कहा। झो युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने जो वादे किए हैं मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही सू यूवेई के चेहरे पर एक उज्जवल और सुंदर मुस्कान आ गई। चलदर भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। उसने झो युआन पर आखिरी नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ जेनेसिस क्यूई का एक झोंका आया, जो सू यूवेई और उसके दादा को छू गया और यह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो आकाश में उड़ गया। कड़ी मेहनत करो बच्चे, यदि तुम सेंट रेमेंस डोमेन में खुद को अलग दिखाने में विफल रहते हो, तो मैं उसे खोजने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि तुम केवल अपने अहंकार को चोट पहुंचा रहे होगे। हा। झो युआन के कानों में हंसी धीरे धीरे गूंज रही थी, क्योंकि भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो आकाश में चमक गई। झो युआन ने अपना सिर उठाया और प्रकाश की रेखाओं को दूर तक गायब होते देखा। काफी देर बाद उसने आखिरकार कुछ हद तक हताश होकर अपनी नजरें हटा ली। उसने छोटे साफ आंगन की ओर देखा और उसे याद आया कि पहली बार उसने सू यूवेई को घर भेजा था। उस समय वह केवल एक गंदी छोटी लड़की थी, लेकिन अब उसकी चमक प्रकट हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि वह भविष्य में कितनी दूर तक जाएगी। यह शायद सचमुच था जैसा कि भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, भविष्य में सू यूवेई इतने चमकदार स्तर तक पहुंच जाएगा कि वह भी करीब नहीं आ पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे बीच चीजें वैसी ही होंगी। झो युआन ने धीरे से आह भरी। सू यूवेई के पास चलने के लिए अपना रास्ता था, जबकि उसे अपने भाग्य के लिए भी लड़ना था। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वरना ये काफी शर्मनाक होगा अगर अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उससे तुलना करने में असमर्थ हो जाऊं। झो युआन मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में लिए मानचित्र को देखा। ऐसा लगता है कि सेंट रेमेंस डोमेन बहुत रोमांचक होगा। वू हुआंग, क्या आखिरकार हमारे मिलने का समय आ गया है? झो युआन छोटे से आंगन से बाहर निकलने से पहले मंद मंद मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने पीछे के दरवाजे बंद कर दिए। यहाँ के लोग पहले ही जा चुके थे, क्या पता ये दरवाजे दोबारा कब खुलेंगे। सू यूवेई, मुझे आशा है कि आपका भविष्य अद्भुत होगा। क्या आप महान झो साम्राज्य छोड़ रहे हैं? शाही महल में झो किंग और किन यू ने झो युआन की योजनाओं को सुनकर आश्चर्य से चिल्लाया। झो युआन ने नक्शा उनके सामने रखते हुए सिर हिलाया और सेंट रेमेंस डोमेन की ओर इशारा किया। पिता, माता, हमारे महाद्वीप की सभी प्रतिभाएं सेंट रेमेंस डोमेन के सबसे महान उपहार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें महान वू साम्राज्य के वू हुआंग भी शामिल है। अगर मैं इस मौके को चूक गया तो शायद मुझे अपने पूरे जीवन के लिए इसका अफसोस रहेगा। जिंदगी द सेंट रेमेंस डोमेन हो। झो किंग ने नक्शे को देखते हुए आह भरी। जाहिर तौर पर उसने इस जगह के बारे में पहले ही सुना था। हालांकि ग्रेट झो साम्राज्य की स्थिति पहले जैसी कुछ भी नहीं थी और वे स्वाभाविक रूप से अब सेंट रेमेंस डोमेन का लालच करने में सक्षम नहीं थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झो युआन को अभी भी कहीं और से इसके बारे में पता चलेगा।
युआन 8, वह सेंट रेमेंस डोमेन बहुत दूर है और आपके प्रतिस्पर्धी सभी प्रकार के स्थानों के प्रतिभाशाली होंगे। किन यू को दर्द हो रहा था। वह कैसे नहीं जानती कि सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए संघर्ष में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑडियो बुक 108 पर नई कहानियां खोजें। COM ऐसे संघर्ष संभवतः जीवन या मृत्यु की लड़ाई होगी। क्या माँ को मुझ पर विश्वास नहीं है। जो युआन मुस्कुराया। विद्रोही बबवा। किन यू कड़वाहट से मुस्कुराया। उसका बेटा उसके दिल में स्वाभाविक रूप से बेजोड़ था, लेकिन जो युआन के उन्हें छोड़ने और उस सारे दबाव को अकेले सहन करने का विचार अभी भी उसके दिल में गहराई से चुभ रहा था। जो किंग चुप था। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, आपकी पसंद सही है। वह जानता था कि यह आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण था। यदि जो युआन इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा तो यह उसकी भविष्य की खेती के लिए एक अतुलनीय महत्वपूर्ण सहायता बन जाएगी। लेकिन अन्य प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन होगा। जो किंग ने स्पष्ट रूप से समझा कि जिन युवा व्यक्तियों को अपने अपने गुटों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा, वे युवा पीढ़ी में शीर्ष स्तर के होंगे। अपने मेरिडियन चैनलों की देर से खोज के कारण जो युआन पहले से ही एक कदम पीछे था। इसलिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना स्वाभाविक रूप से एक कठिन चुनौती होगी। जो युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अगर यह आसान होता तो यह एक सार्थक प्रतियोगिता नहीं होती। उन्होंने इन बाधाओं के लिए खुद को काफी पहले से तैयार कर लिया था। हालांकि वे प्रतिभाएं निश्चित रूप से असाधारण थीं, लेकिन अगर उन्होंने उसे कम आंका तो उन्हें बहुत बुरा समय आएगा। जो युआन ने कहा, पिताजी, आपको युद्ध कठपुतली संप्रदाय के खंडहरों का प्रभार लेने और युद्ध कठपुतली सेना पर नियंत्रण पाने के लिए जल्दी और लालच से लोगों को भेजने की जरूरत है। महान जो साम्राज्य को तेजी से खुद को मजबूत करने की जरूरत है और ये सेना निश्चित रूप से एक होगी महान वू साम्राज्य के खिलाफ बड़ी मदद। चिंता मत करो, मैंने याओ से जेनेसिस रून सीमा को खोलने का तरीका सीखने के लिए पहले से ही जेनेसिस रून्स में कुशल विशेषज्ञों की व्यवस्था कर ली है। आप कब जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो युआन ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा जहां बादल इकट्ठा होने लगे थे। 3 दिन में ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 115 बैंगनी रंग की युवा महिला पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। ग्रेट जो शहर के द्वार के बाहर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो युआन ने आंसू भरी आंखों वाले किन यू को देखते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया। केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह था उसे सांत्वना देना जारी रखना। जो किंग ने असहाय होकर कहा, ठीक है ठीक है। युवानर अब बच्चा नहीं है और उसे दुनिया का अनुभव लेने के लिए बाहर जाना चाहिए। इसके बारे में इतना संवेदनशील होने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो आंटी किन, मैं उस पर नजर रखूंगा। याओ ने भी किन यू को सांत्वना देने के लिए बात की। जो युआन स्वाभाविक रूप से याओ और टुनटुन को साथ ला रहा था। आखिरकार जो युआन ही एकमात्र कारण था जिसके कारण वे महान झो साम्राज्य में रुके थे। याओ की बातें सुनने के बाद आखिरकार किन यू ने सिर हिलाया और कहा, याओ के रहते मुझे बहुत कम चिंता होगी। अगर वह आपकी बात नहीं सुनता है तो आगे बढ़ें और उसे अनुशासित करें। अपने लाल होठों को सिकोड़ते हुए याओ हल्की सी मुस्कुराए। जो किंग ने अपने कपड़ों से 5 काले क्रिस्टल कार्ड निकाले और उन्हें जो युआन को दे दिया। फीके चमकते कार्डों पर बेहद जटिल पैटर्न अंकित थे। जो किंग ने समझाया, ये हेवनली क्रिस्टल पवेलियन क्रिस्टल कार्ड है। प्रत्येक को किसी भी हेवनली क्रिस्टल पवेलियन शाखा में 1 लाख जेनेसिस क्रिस्टल के लिए बेचा जा सकता है। आपको अपनी यात्रा में संभवतः उनकी आवश्यकता होगी। जो युआन ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, 5 लाख जेनेसिस क्रिस्टल, मैं लगभग विश्वास नहीं कर सकता कि पिता इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है। 5 लाख उत्पत्ति क्रिस्टल, इतनी बड़ी रकम से शायद एक उच्च श्रेणी का ब्लैक टियर जेनेसिस हथियार या खजाना खरीदा जा सकेगा। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए जो युआन इतने सालों के बाद जो छोटा सा भाग्य बचाने में कामयाब रहा था, वह केवल 50,000 जेनेसिस क्रिस्टल के बराबर था।
झोउ किंग ने झोउ युआन पर अपनी आंखें घुमाई। बदबूदार लड़के, बेहतर होगा कि तुम मितव्ययी हो जाओ। ग्रेट झोउ साम्राज्य वर्तमान में विकास के दौर से गुजर रहा है और इन 5 लाख जेनेसिस क्रिस्टल को निचोड़ने से पहले ही मुझे कई सफेद बाल मिल चुके हैं। झोउ युआन मुस्कुराया और कार्डो को अपने यूनिवर्स बैग में रख लिया। जैसे ही उसने अपना सिर फिर से उठाया, उसकी नजर झोउ किंग से मिली। झोउ युआन बात की आंखों में गहराई से छिपी चिंता को देख सकता था। झोउ युआन ने धीरे से कहा, फिर मैं जाऊंगा। झोउ किंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, इतना घमंडी होना बंद करो। झोउ युआन मुस्कुराया और किन यू को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद वह अपने फायर लान घोड़े पर सवार हुआ और झोउ किंग की ओर देखा। जब आपका बेटा लौटेगा तो मांगेगा उन सभी शिकायतों और अपमान के लिए न्याय जो आपको उस समय झेलना पड़ा था। गीत ऑडियो बुक्स 108। COM पर सबसे पहला परीक्षण नो वेल्स। जब वह समय आएगा तो महान झोउ साम्राज्य ने जो कुछ भी खोया है उसे वापस ले लिया जाएगा। जैसे जैसे उसके शब्द धुंधले होते गए, वह अब और नहीं झिझका और उसने शासन पर तंज कसा। एक हिनहिनाहट के साथ सवार लाल रंग में बदल गए, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुख्य सड़क पर सरपट दौड़ने लगे। याओ ने तेजी से अपने घोड़े को पकड़ने से पहले झोउ किंग और किन यू पर अपना छोटा सा हाथ लहराया। जैसे ही उन्होंने 2 तेजी से प्रस्थान करने वाली आकृतियों को देखा, झोउ किंग का तनावपूर्ण चेहरा अब अपना चेहरा बरकरार नहीं रख सका। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बुदबुदाया, ये बदबूदार लड़का आखिरकार बड़ा हो गया है। उसने अपना एकमात्र हाथ बढ़ाया और धीरे से रोते हुए किन यू को गले लगा लिया और वह दूर तक देखता रहा। युआन, पिता उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे जब तुम स्वर्ग में उड़ोगी और तुम्हारे नाम के मात्र उल्लेख से पूरा महाद्वीप कांप उठता है। मैं चाहता हूं कि हर कोई यह जाने कि हमारे झोउ कबीले का पवित्र ड्रैगन इतनी आसानी से अपंग नहीं होता है। महान वू साम्राज्य। एक भव्य लेकिन अच्छी तरह से संरक्षित महल के भीतर एक निश्चित मंडप में मन के पर्दे हवा के साथ हिलते थे, जिससे कुरकुरी चिंक चिंक की आवाजें निकलती थीं। नौकरानियों की एक कतार मोती के पर्दों के बाहर घुटनों के बल बैठी थी, कोई जरा भी शोर नहीं कर रहा था। मंडप के अंदर एक गो बोर्ड लगाया गया था, काला और सफेद स्पष्ट रूप से अलग। खड़क, एक गो टुकड़ा धीरे धीरे नीचे उतरा। जिसने इसे रखा था उसने चमकीले पीले वस्त्रों का एक सेट पहना था। उनका चेहरा सुंदर था, उनकी भौहों के बीच गहरी लाल बिंदी असाधारण रूप से आकर्षक थी, जबकि उनके शरीर से गरिमा की आभा फैल रही थी। यह महान वू साम्राज्य का युवराज वू हुआंग था। वू हुआंग के सामने एक छोटा सा मेला, जैसे जैड हाथ एक काले पत्थर को चुटकी बजा रहा था, एक उदासीन आवाज के रूप में धीरे धीरे गिर गया। सेंट रेमेंस डोमेन का उद्घाटन निकट आ रहा है। आप कब जा रहे हैं? वू हुआंग ने अपना सिर उठाया और अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। वह बैंगनी रंग की एक युवा महिला थी। उसका सुंदर चेहरा किसी पेंटिंग के समान था, उसकी त्वचा पारभासी बर्फ की तरह चमक रही थी। इसी तरह उसकी भौहों के बीच ध्यान खींचने वाली गहरी लाल बिंदी भी थी, लेकिन इससे उसकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसे थोड़ा अलौकिक लुक मिला। उसकी एक जोड़ी लंबी और संकीर्ण फीनिक्स आंखें थीं। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन जब उसने उन्हें थोड़ा संकुचित किया, तो एक राजसी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी, जैसे कि वह एक सच्ची फीनिक्स थी जो नश्वर क्षेत्र में उतरी थी। लंबे पतले काले बाल अंततः उसके गोरे पैरों को छूने से पहले उसकी पतली कमर के साथ बह रहे थे। हर जीवित चीज को मोहित करना, केवल ऐसे शब्द ही उस युवती के चेहरे का वर्णन कर सकते हैं। मैं कल चला जाऊंगा, वू हुआंग ने धीरे से कहा। मुझे वह अवसर कभी नहीं मिला जिसने आपको एक ही कदम में स्वर्ग चढ़ने और प्रशिक्षण और खुद को निखारने में इतना समय बचाने में सक्षम बनाया। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नियति होती है और किसी को भी नियति पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला केवल गो बोर्ड को देखती रही। उसकी आवाज में एक भी परिवर्तन नहीं हुआ और उसने आगे कहा, यदि आप सेंट रेमेंस डोमेन का सबसे बड़ा उपहार प्राप्त करने में कामयाब रहे तो आप बहुत जर्जबी नहीं होंगे।
वू हुआंग ने भावहीन होकर कहा, ये निश्चित रूप से मेरा होगा। बैंगनी रंग की वह युवा महिला धीरे धीरे आहें भरती हुई लग रही थी। बहुत अधिक अहंकार अच्छा नहीं है। कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी का वर्तमान समूह कभी भी उच्च गुणवत्ता वाला नहीं रहा है। तलवार साम्राज्य का वह व्यक्ति जिसने तलवार की खेती के लिए अपनी दोनों आंखें अंधी कर ली। थाउजेंड बीस्ट साम्राज्य का लिटिल काउंटी लॉर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 100 जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम है। यम संप्रदाय से छोटा यम राजा, निंग कबीले से बैटल जनकी, जोकियू कबीले की जादूगरनी। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला ने अपने एक गोरे हाथ से अपना गाल ऊपर उठाया। उसकी आंखों में उत्साह बढ़ गया और उसने आगे कहा, ये सभी व्यक्ति गौरवान्वित प्रतिभाशाली हैं कि विभिन्न गुटों ने संत के लिए अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं। डोमेन रहता है। कितने अफसोस की बात है। मैं मूल रूप से यही रहना चाहता था और सभी के साथ आनंददायक लड़ाई करना चाहता था। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे उसे पछतावा हो कि वह आगामी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगी। वह स्पष्ट रूप से एक लड़की थी, फिर भी उसके शब्दों से कभी कभी एक दबंग भावना और लड़ाई की लालसा दोनों झलकती थी जो किसी से नहीं हारी थी। आदमी, वू हुआंग ने भौहें चढ़ा दी। एक उत्कट इच्छा की एक छोटी सी झलक, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी आंखों की गहराइयों से बाहर निकल गई जब उसने अपने सामने युवा महिला को देखा और कहा, कबीले की भविष्यवाणी की दूसरी पंक्ति का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। वो कबीले की भविष्यवाणी की पहली पंक्ति, जब अजगर और गौरई अजगर को खा जाएंगे तो महान वो साम्राज्य फलेगा फूलेगा। वो कबीले की भविष्यवाणी की दूसरी पंक्ति, फीनिक्स को ड्रैगन नहीं देखना चाहिए। आप और मैं जुड़वा हैं, हम एक दूसरे को क्यों नहीं देख सकते। वो हुआंग की आवाज संदेह से भरी थी। बैंगनी रंग की सुंदर चेहरे वाली युवा महिला भावशून्य थी। उसने धीरे से अपनी गोरी उंगलियों के बीच एक काला पत्थर पकड़ लिया, जैसे उसकी आंखों में रोशनी बह रही हो। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसकी बेपरवाह आवाज सुनाई दी, ड्रैगन शायद आपका जिक्र नहीं कर रहा है। टकराना। इसके बाद मंडप में सन्नाटा केवल कुछ सेकंड के लिए ही कायम रहा। अगले ही पल उग्र जेनेसिस क्यूई वू हुआंग के शरीर से फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह अचानक फूट पड़ी, जिससे पूरा गो बोर्ड राख में बदल गया। मंडप के बाहर घुटनों के बल बैठी असंख्य नौकर लड़कियां कांप रही थी और जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वे महसूस कर सकते थे कि इस समय उनका आदरणीय युवराज कितना क्रोधित था। उन्होंने अपने युवराज को, जिनके चेहरे पर आमतौर पर कोई भाव नहीं दिखते थे, अपना संयम खोते हुए बहुत कम देखा। वो हुआंग अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन उसका सुंदर चेहरा असाधारण रूप से तूफानी हो गया था क्योंकि उसने बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला को घूरकर देखा और ठंडी आवाज में पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो या मेरे अलावा और कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के योग्य है? 1-2 ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 116 बादलों को इकट्ठा करना। वो हुआन की अभिव्यक्ति बेहद अंधकारपूर्ण थी। जेनेसिस क्यूई तूफानी रात में लहरों की तरह हिंसक रूप से उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। उसके शरीर से लहर के बाद लहर निकल रही थी और पूरे मंडप को हिला रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि उसकी तीखी नजर और जेनेसिस क्यूई दबाव का बैंगनी रंग की युवा महिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उस राख को घूरती रही जो कभी गो बोर्ड हुआ करती थी और उसने कुछ हद तक निराश होकर अपने हाथ में रखे पत्थर को नीचे रख दिया। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला ने उदासीनता से कहा, वो हुआंग, यह मेरी तुम्हें सलाह है। उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो। यह मत भूलो कि वह अंततः हमारे आशीर्वाद का स्रोत है। एक निश्चित दृष्टिकोण से वह है जिसने हमें बनाया है, लेकिन चूंकि हम पहल करने में कामयाब रहे, इसलिए हर समय सतर्कता बनाए रखना सबसे अच्छा होगा। यदि आप नहीं चाहते कि इसे अंत में वापस लिया जाए। क्यूई हुआंग की आंखों में आग जल उठी और उसने जवाब दिया, आप उस अपन ड्रैगन की बात कर रहे हैं? क्या आप सचमुच मानते हैं कि उसके पास योग्यताएं हैं?
इसके अलावा मैंने आपको यह एक से अधिक बार बताया है। इसे इस विश्वास के साथ रोके कि हमने उनका आशीर्वाद चुरा लिया है। हम केवल वही प्राप्त कर रहे थे जो हमारा है। वही तो चोर है, एक चोर जो स्वर्ग की गलती के कारण बनाया गया था। वू याओ नामक बैंगनी रंग की युवा महिला ने उस पर शांत दृष्टि से देखते हुए जवाब दिया, आप जिस अपन ड्रैगन की बात कर रहे हैं, उसने 1 महीने पहले राजा क्यूई के विद्रोह को दबा दिया है। यहाँ तक कि जिन 6 अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों को आपने गुप्त रूप से समर्थन के रूप में भेजा था, वे अंततः हार गए। इसके अलावा उस तथाकथित अपन ड्रैगन ने युद्ध में अल्फा मूल वांग चाओटियन को व्यक्तिगत रूप से मार डाला। वू हुआंग ने ठंडी हंसी निकाली। मुझे जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि उस अपन ड्रैगन के पास केवल क्यूई पोषण चरण की ताकत है और उसने वांग चाओटियन को मारने के लिए चांदी के कवच जैसी वस्तु की शक्ति पर भरोसा किया था। आपको और मुझे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि निश्चित रूप से होगा ऐसी बाहरी शक्ति पर भरोसा करने के बाद परिणाम। ऐसी शक्ति का उपयोग इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए उस अपन ड्रैगन के पास इस तरह के उपाय का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता है कि वह किसी परिणाम के कारण मर गया। जहां तक वांग चाओटियन को मारने की बात है, वू हुआंग के मुंह के कोने मजाकिया अंदाज में उठे और उसने आगे कहा, एक युद्ध की उपलब्धि जो बाहरी शक्ति पर निर्भर करती है वह मेरी आंखों में नहीं आती। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली। वू हुआंग, अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने घमंड और अहंकार के कारण हार जाएंगे। वू हुआंग ने शांति से कहा, क्योंकि मेरे पास वह अधिकार है। बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी रुचि कम हो गई। उसने वू हुआंग को पहले ही चेतावनी दे दी थी। यदि वह अब भी अपने रवैये पर कायम रहता तो उसे इस मामले पर आगे बोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। ये देखकर वू हुआंग की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उन्होंने धीरे से कहा, आराम करो। सेंट रेमेंस डोमेन का सबसे बड़ा उपहार प्राप्त करने के बाद मैं ग्रेट झोउ साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने का एक तरीका सोचूंगा ताकि किसी भी संभावित परेशानी को रोका जा सके। भविष्य। वू याओ ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ अपनी तैयारी करो। मैं भी कल के बाद चली जाऊंगी। क्या पता हम अगली बार कब मिलें। वू हुआंग ने उसे देखा। उसकी आंखों की गहराई में भावुक भावनाएं बह रही थीं और उसने कहा, वू याओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सच्चा ड्रैगन हूँ। केवल तुम और मैं इस दुनिया में सबसे अधिक संगत हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह निर्णायक रूप से अपनी आस्तीन लहराते हुए पीछे मुड़ा और चला गया। वू याओ की निगाहें उसी दिशा में टिकी रहीं, जहां वह गया था। उसकी आंखों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अंत में उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दूर की जगह की ओर देखा। झोउ कबीले का पवित्र ड्रैगन, हालांकि मैंने आपका आशीर्वाद उधार लिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। अगर आप यहाँ अपंग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वास्तव में वापस ऊपर चढ़ने में सक्षम हैं। वू याओ की कोमल जीभ की नोक धीरे धीरे उभरी और उसके छोटे मुंह के गुलाबी होठों को चाटने लगी, जैसे उसकी आंखों में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी दिखाई देने लगी। फिर मैं तुम्हें फिर से खा जाऊंगा। अगले दिन ग्रेट वू शाही महल के मुख्य हॉल से पहले कई मंत्री और सैन्य नेता ऊपर की ओर देख रहे थे, जहां लाल जेनेसिस क्यूई एक ऊंचे मंडप से आकाश की ओर उड़ रहा था। जेनेसिस क्यूई एक चमकदार सूरज के समान थी और अत्यधिक गर्म लहरें छोड़ रही थी, इतनी गर्म कि आसपास की हवा भी इसके कारण विकृत होने लगी थी। जलती गर्मी। हम आदरपूर्वक युवराज को विदा करते हैं। हम अपने युवराज की विजयी वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे। नीचे से कई आवाजें गूंजी। स्विश। रेड जेनेसिस क्यूई आग के बादल की तरह तेजी से भड़क उठी। आग के बादल के ऊपर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। उसने उस भीड़ को नजरअंदाज कर दिया जो उसे विदा करने आई थी और इसके बजाय उसने महल के भीतर एक निश्चित इमारत की ओर अपनी नजरें गड़ा दी। वू याओ,
मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वास्तव में असली ड्रैगन कौन है। कुछ क्षण बाद उसने अपनी निगाहें हटा ली। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भीड़ की निगाहों के नीचे क्षितिज में गायब हो गया। तलवार साम्राज्य। तलवार के आकार की एक अकेली चोटी के नीचे पहाड़ के भीतर से एक आकृति निकली। जैसे ही वह पास आया, किसी को पता चला कि यह राख के रंग का वस्त्र पहने एक युवक था। हालांकि उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी पीठ पर एक साधारण दिखने वाली काली तलवार थी जिसकी कोई नोक नहीं थी। उसमें से एक फीकी लेकिन आश्चर्यजनक तलवार की हुई फैल गई। वह जहां भी गुजरता था, जमीन पर मौजूद चट्टानें चुपचाप अलग हो जाती थी। कटे हुए टुकड़ों का अंदरूनी हिस्सा दर्पण की तरह चिकना हो जाता था। उसने अपना सिर उठाया क्योंकि काले कपड़े से छुपी आंखें दूर की ओर झुकी हुई लग रही थी। संत डोमेन रहता है। उसकी आवाज असाधारण रूप से कर्कश लग रही थी। मुझे अपनी तलवार की धार तेज करने के लिए एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। निंग कबीले से युद्ध पागल और महान वू साम्राज्य से वो हुआंग अच्छे प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए, है ना? उसकी पीठ पर काली तलवार हल्की सी कांप रही थी, मानो उसे उसी पीढ़ी के अन्य कुलीनों के साथ मिलाने की इच्छा हो रही हो। हजार जानवरों का साम्राज्य। गर्जन। शहर के भीतर एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। पूरे शहर ने एक विशाल पंख वाले जानवर को अपने टाइटैनिक पंख फड़फड़ाते और हवा में उठते देखा। एक युवा महिला पंख वाले जानवर की पीठ के ऊपर घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसका सिर लंबे हरे बालों से भरा था और आंखें जीवंतता से भरी थीं। कुल मिलाकर उसका स्वरूप विचित्र था। एक छोटी सी बर्फ जैसी नीली चिड़िया चहचहाती हुई उसके कोमल कंधों पर कूद पड़ी। उसकी आंखें एक अंतहीन ठंड से भरी हुई लग रही थीं। हे, थोड़ी ठंड, हम अंततः बाहर जा सकते हैं और खेल सकते हैं। युवा महिला ने छोटे पक्षी को सहलाया। उसका छोटा चेहरा उत्साह से खिल गया। मैंने सुना है कि सेंट रेमेन्स डोमेन इस बार वास्तव में मजेदार होने वाला है और वहाँ कई दुर्जय पात्र होंगे। हे, यहाँ थाउजेंड बीस्ट साम्राज्य में हमारे साथियों में से एक भी हमें लड़ाई में हरा नहीं पाया है। मुझे आशा है कि वे साथी बहुत उबाऊ नहीं होंगे। से आगे, युवती के जोर से चिल्लाने के साथ पंख वाला जानवर दहाड़ने लगा। जैसे ही इसकी गति तेजी से बढ़ी, इसके पंख शक्तिशाली ढंग से धड़कने लगे, जिससे दूर तक हवाएं उड़ने लगी। बूम! एक निश्चित मार्शल प्रांगण में हिंसक जेनेसिस क्यूई का विस्फोट बाहर की ओर हुआ, जिससे एक दर्जन आकृतियां उड़ गईं और आंगन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। हा, तुम सब बहुत कमजोर हो। अर्थहीन। पिताजी से कहो कि मैं सेंट रेमेन्स डोमेन जा रहा हूँ। यहाँ रहना बहुत ही अर्थहीन है। गंदगी के भीतर केवल एक ही आकृति खड़ी रह गई। उसका मोटा मांसल शरीर धातु के टॉवर जैसा था। उसकी नजर पूरे क्षेत्र पर पड़ी, आंखें युद्ध की वासना से भरी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक खूंखार वानर हो। वह मुस्कुराया और दिल खोलकर हंसा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर आसमान की ओर उड़ गया। कई छलांगों के बाद वह गायब हो गया। आंगन में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने जयकारे लगाने से पहले उसे जाते देखा। आखिरकार वह राक्षस चला गया। हम अब उसके द्वारा प्रताड़ित नहीं होंगे। मुझे सेंट रेमेन्स डोमेन जाने वालों के लिए थोड़ा खेद है। एक बार जब उस पागल की नजर आप पर पड़ जाए तो ये काफी हद तक खत्म हो जाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... कंगमांग महाद्वीप के उत्तर में कुलीन जोकियू कबीला। एक युवा महिला के घर के बाहर एक नौकरानी की सतर्क आवाज सुनाई दी। ये समय है मिस। कबीले के नेता ने मुझे आपको सूचित करने के लिए भेजा है कि हम जा सकते हैं। इमारत के अंदर मुलायम बिस्तर पर पतली रजाई के नीचे एक सुंदर बर्फ सफेद आकृति लेटी हुई थी। फिर भी रजाई उसके अत्यंत आकर्षक उभारों को छिपाने में असमर्थ थी। नौकरानी की आवाज सुनकर वह आकृति रजाई से उठी। रजाई गिर गई और तुरंत मेमने की चर्बी जैसा गोरा शरीर दिखने लगा। उसके लंबे बाल उसके सामने लटक रहे थे, जो दिल को छू लेने वाले दो बड़े आकार के टीलों को ढांक रहे थे। अंदर आएं। उसने अपना सिर उठाया।
केवल एक छोटी पिक्सी के समान एक बेहद आकर्षक छोटा चेहरा प्रकट करने के लिए, एक ऐसा चेहरा जो किसी को भी उत्तेजना का एहसास करा दे। नौकरानी ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हालांकि वह भी एक लड़की थी, बिस्तर पर कामुक दृश्य के कारण नौकरानी की नजर अनायास ही उस अनुचित से चरम आकृति पर चली गई। नौकरानी ने जल्दी से कुछ कपड़े निकालने शुरू कर दिए और युवा महिला को उन्हें पहनने में मदद की। अब उसके शरीर को ढकने वाली लंबी काली पोशाक ने उसकी प्यारी आकृति को और भी अधिक मंत्रमुग्ध कर दिया। पतला फिर भी सभी सही स्थानों पर प्रचुर मात्रा में, वे वक्र अकेले ही क्षेत्र में हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। हे, धन्यवाद छोटी बी। पापा से कहना कि मैं इस बार दूल्हा जरूर लेकर आऊंगी। छोटी जादूगरनी मुस्कुरा उठी और उसने नौकरानी के गाल पर एक छोटा सा चुंबन दिया। नौकरानी ने असहाय होकर याद दिलाया, श्रीमती, कबीले के नेता ने कहा था कि आपको सबसे बड़ा उपहार प्राप्त करना होगा। एक अच्छा पति ढूंढने की तुलना किस प्रकार के उपहार से की जा सकती है? छोटी जादूगरनी ने हंसते हुए आंख मारी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हालांकि उसने लड़की को आगे नहीं छेड़ा। उसके हाथ के एक झटके के साथ उसकी आकृति की छवियां तेजी से प्रकट हुई और गायब हो गईं, कई सांसों के बाद दूर में गायब हो गईं। ऑडियो बुक 108 पर नवीनतम आर्टिस्ट नॉवेल्स प्राप्त करें। नौकरानी अपनी महिला की प्रेत जैसी गति तकनीक को देखकर उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। मिलाडी की आंदोलन तकनीक निश्चित रूप से कैंगमांग महाद्वीप में एक ही पीढ़ी के लोगों के चरम पर है। यह एक भयानक पर्वत था जहां सफेद हड्डियां पहाड़ियों की तरह ढेर थी। पूरा क्षेत्र मृतकों की आभा में डूबा हुआ था। दरार जैसे ही आकृतियों का एक जुलूस बाहर निकला, पहाड़ से अचानक एक आवाज आई। उनके कदम सख्त और सख्त थे, त्वचा अस्वस्थ सफेद थी और आंखें खाली छिद्रों के समान थीं। करीब से निरीक्षण करने पर पता चलेगा कि उनके शरीर पर जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लगभग मानो वे मरे हुए आदमी हों। उनके कंधों पर एक बड़ी पालकी थी, रक्त लाल रंग में खींची गई भयानक तस्वीरों से सजी हुई डरावनी सफेद पालकी एक अजीब सी भयावह आभा बिखेर रही थी। एक ठंडी हवा चली जिसने पालकी के सफेद पर्दे उठा दिए। पर्दे के नीचे एक युवा रक्तहीन पीला चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें राख के रंग की थीं और मौत की आभा उसके चारों ओर घूमती दिख रही थी। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हर कोई कांप उठेगा। पालकी लेकर चलने वाले 100 भूत। जैसे ही एक भयानक ठंडी आवाज गूंजने लगी, सफेद पालकी दूर जा गिरी। जैसे ही यमराज गुजरते हैं, जीवित लोग भाग जाते हैं। इस दौरान पूरे कैंगमांग महाद्वीप से कई प्रसिद्ध प्रतिभाओं ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उनका लक्ष्य एक ही था, हर नजर महाद्वीप के केंद्र में सेंट रेमेन्स डोमेन की ओर इशारा कर रही थी। परिणाम स्वरूप पूरे कैंगमैन महाद्वीप से अनगिनत निगाहें इस स्थान पर एकत्रित हुईं। हर कोई जानना चाहता था कि यह कितना आश्चर्यजनक होगा जब युवा पीढ़ी के असंख्य गौरवान्वित प्रतिभाएं और अभिजात वर्ग आपस में भिड़ जाएंगे। सेंट रेमेन्स डोमेन पहले से ही पूरे महाद्वीप का फोकस बन गया था। एक तूफान इकट्ठा हो रहा था और छिपे हुए ड्रैगन स्वाभाविक रूप से खुद को प्रकट करना शुरू कर देंगे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 117 जादुई पायथन स्केल कैंगमांग महाद्वीप। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ों के भीतर गहराई में गर्जन, एक विशालकाय जीव की गगनभेदी दहाड़ पहाड़ी जंगलों में गूंज उठी। प्राणी की शक्ल एक शेर की तरह थी जो चांदी के शिल्कों से ढका हुआ था, जबकि उसके शरीर की सतह पर बिजली कड़कड़ाती हुई नाच रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये ग्रेड 2 जेनेसिस बीस्ट, अशिंग थंडर बीस्ट था। इस तरह के जानवर से आमतौर पर उन्नत क्यूई पोषण चरण अभ्यासी भी दूर रहेंगे। हालांकि इसी क्षण एक मानव आकृति अशिंग थंडर बीस्ट की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई आकृति के शरीर की सतह से तब फटी जब एक क्रूर बिना बराबर का मुक्का मारा गया। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि आकृति के पैरों के नीचे की जमीन भी फट गई। गर्जन, अशिंग थंडर बीस्ट दहाड़ने लगा जैसे बिजली उसके सिर पर जमा हो गई।
अगले ही पल वह बिजली के गोले में बदल गया और मानव आकृति से टकरा गया। बूम! झटके की लहरों ने आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन की परत दर परत उखड़ती जा रही थी। जैसे ही उसका विशाल शरीर हवा में उछला, अशिंग थंडर बीस्ट ने पीड़ा भरी चीख निकाली। उसका सिर चकनाचूर हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी एक ही झटके में। आकृति अशिंग थंडर बीस्ट की लाश पर उतरी, बीस्ट स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर निकाला और उसकी कमर पर लटके हुए धब्बेदार काले ब्रश को पुनः प्राप्त किया। जानवर की आत्मा को निगलते हुए ब्रश के बाल आगे बढ़े। यह मानव आकृति स्वाभाविक रूप से झोउ युआन थी, जिसने महान झोउ साम्राज्य छोड़ दिया था। ग्रेट झोउ साम्राज्य को छोड़े हुए उन्हें पूरे 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में याओ याओ और वह कई क्षेत्रों से गुजरे। हालांकि जिन मार्गों को उन्होंने चुनने के लिए चुना था, उनमें से अधिकांश गहरे पहाड़ों और घने जंगलों के माध्यम से थे, क्योंकि केवल ऐसे स्थानों में ही कोई प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कई उत्पत्ति जानवरों का सामना कर सकेगा। सेंट रेमेंस डोमेन में जल्द ही कई गौरवान्वित प्रतिभाएं एकत्रित होंगी, और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर एक सेकंड का उपयोग करने की आवश्यकता थी। तभी उसके अंतिम विजेता बनने की संभावना थोड़ी अधिक होगी। पिछले 2 महीनों के कड़वे प्रशिक्षण ने उन्हें काफी प्रगति करने की अनुमति दी थी। अग्रिम क्यूई पोषण चरण में प्रवेश करने के हल्के संकेत पहले से ही मौजूद थे। विश्वास नहीं हो रहा कि ग्रेड 2 अशिंग थंडर बीस्ट मेरे पूरे पावर पंच से भी नहीं बच सकता। झोउ युआन अपनी उपलब्धि पर थोड़ा गर्व महसूस करते हुए खुद से बुदबुदाया। आखिरकार सामान्य क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञों ने भी ऐसे जानवर का सामना करने की हिम्मत नहीं की। क्या ये सचमुच खुश होने लायक है? उधर से साफ आवाज आई। नवीनतम अपडेट के लिए ऑडियो बुक्स 108 को पर जाएं। याओ याओ ने टुनटुन को अपनी बाहों में ले लिया और उसने झोउ युआन पर अपनी आंखें घुमाई और थोड़ा नाराज होकर कहा, पूरे 2 महीने का प्रशिक्षण और आप ओमनी पायथन क्यूई के चमत्कारों को सामने लाने में भी कामयाब नहीं हुए, इसमें क्या होना है के बारे में खुश? उर्ग! झोउ युआन अचंभित रह गया। याओ याओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ओमनी पायथन क्यूई ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई है और इसकी उत्पत्ति पैतृक ड्रैगन शास्त्र से हुई है। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि यह सामान्य जेनेसिस क्यूई की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली और दबंग है? झोउ युआन ने ईमानदारी से कहने से पहले एक अजीब सी हंसी छोड़ी। कृपया बड़ी बहन याओ याओ मेरा मार्गदर्शन करें। जाओ पहले टुनटुन के लिए रात का खाना तैयार करो। याओ याओ केवल धीरे से मुस्कुराया, जबकि टुनटुन ने स्वीकृति की भौंक जारी की। झोउ युआन असहाय था। वह बस इतना कर सकता था कि अशिंग थंडर बीस्ट को अपने कंधों पर उठाए और उनके शिविर में लौट आए, जहां उसने आग पर एक फ्रेम स्थापित किया और मांस भूनना शुरू कर दिया। पिछले 2 महीने से ऐसे काम उसने ही संभाले थे। इस प्रकार उसकी हरकतें अब सहज और अभ्यासी हो गई थीं। केवल जब भुने हुए मांस की सुगंध धीरे धीरे उभरने लगी, तब अंततः याओ याओ ने उसके गाल पर एक गोरा हाथ रखा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी और उसने पूछा, क्या आपने हाल ही में ओमनी पायथन क्यूई में कोई बदलाव महसूस किया है? झोउ युआन अपना सिर थोड़ा सा हिलाने से पहले सोच में पड़ गया। याओ याओ के लाल होठों के कोने नीचे की ओर मुड़े हुए थे। टुनटुन, इसे दे दो। ये सुनकर टुनटुन उत्साह से अपनी बाहों से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह झोउ युआन को देख रही थी। एह, रुको! झोउ युआन डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। स्विश! हालांकि टुनटुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका छोटा सा शरीर चमक उठा और झोउ युआन के सामने प्रकट हो गया, जैसे कोई पंजा उसके ऊपर आया हो। जैसे ही गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई की आवाज निकली, झोउ युआन ने जल्दी से अपनी भुजाएं उठा ली। गड़गड़ाहट! टुनटुन का छोटा पंजा नीचे गिरा और झोउ युआन तुरंत उड़ गया, जैसे कि किसी भारी झटके से मारा गया हो। वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। उसकी बाहों में तीव्र दर्द हो रहा था। झोउ युआन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम छोटे कमीने हो, जो तुम्हें खाना खिलाता है उसी हाथ को काट रहे हो। भविष्य में और खाना खाने के बारे में मत सोचना। याओ याओ ने हल्की हंसी छोड़ी।
क्या आपने प्रभाव के तुरंत बाद अपने शरीर के अंदर जेनेसिस क्यूई में छोटा सा बदलाव महसूस किया? झो युआन ने बुरी तरह से टुनटुन को घूर कर देखा। इससे पहले कि वह खुद से बड़बड़ाने लगा, कुछ झिझकते हुए उसने जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे जब मुझे मारा गया तो ओमनी पायथन क्यूई मेरे मांस और खून में मिल जाना चाहता था। सच्चाई तो ये थी कि इस घटना के संकेत झो युआन को पहले ही मिल गए थे। इसे नजरअंदाज करने का एकमात्र कारण ये था कि यह बहुत कमजोर था। याओ याओ ने धीरे से कहा, उस भावना को समझो और प्रकृति को अपना काम करने दो। टुनटुन, याओ याओ ने एक बार फिर पुकारा। टुनटुन ने जवाब में भौंकते हुए झो युआन की ओर देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो झो युआन की उसे पहले कोई भोजन न देने की धमकी वास्तव में काम कर गई हो। इसे लाओ। जब झो युआन ने ये देखा तो उसने चिढ़ते हुए कहा, स्विश। टुनटुन उत्साह से भौंकने लगा और एक बार फिर आगे बढ़ गया। इसके छोटे पंजे के भीतर असाधारण शक्ति थी क्योंकि इसे झो युआन की ओर भेजा गया था। झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि इस बार जैसे ही टुनटुन का छोटा पंजा आया, उसने अपने शरीर के भीतर जेनेसिस क्यूई में सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। निश्चित रूप से उसने पाया कि कुछ जेनेसिस क्यूई स्वचालित रूप से उसकी बाहों के मांस और खून में मिल रही थी। हालांकि झो युआन के शरीर ने कुछ प्रतिरोध किया, जिससे जेनेसिस क्यूई को इसमें शामिल होने से रोका गया। झो युआन को कुछ समझ में आया और उसने तुरंत एक विचार के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दे दिया। इस कार्रवाई के साथ ही प्रतिरोध फीका पड़ गया और ओमनी पाइथन क्यूई की लंटें उसकी बाहों में समाने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ, झो युआन ने अपनी बाहों पर एक हल्की हरी चमक उभरती देखी। इसके बाद उसने आश्चर्य से देखा जब हरी शल्कें उगने लगी। हरे शल्कों में अजगर के शल्कों जैसी छिपी हुई चमक थी। टुनटुन का पंजा नीचे की ओर घूम गया और झो युआन फिर से एक दर्जन कदम पीछे उड़ गया। हालांकि इस बार उसे अपनी बाहों में उतना दर्द महसूस नहीं हुआ। ये स्पष्ट था कि अधिकांश बल उसकी बाहों पर दिखाई देने वाले तराजू से तितर-बितर हो गया था। यह क्या है? झो युआन सदमे में बड़बड़ाया। एक विचार के साथ उसकी बाह पर हरे रंग की परतें तेजी से पीछे हट गईं। पिछला दृश्य हरे तराजू की मजबूत रक्षात्मक शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। जब याओ याओ ने ये देखा तो वह मंद मंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, यह ओमनी पायथन क्यूई, जादुई पायथन स्केल्स का पहला आश्चर्य है। जादुई अजगर तराजू। झो युआन अचंभित रह गया। जब शरीर किसी हमले का सामना करता है तो ओमनी पायथन क्यूई स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा करेगी। जेनेसिस क्यूई शरीर में विलीन हो जाएगी, जिससे इसकी रक्षा के लिए स्केल कवच की एक परत बन जाएगी। कहा जाता है कि इस जादुई अजगर तराजू के 3 स्तर हैं जो तराजू के रंग से दिखाए जाते हैं। पहला स्तर हरा है, दूसरा सोना है और तीसरा बैंगनी सोना है। याओ याओ ने इत्मीनान से जारी रखा, यदि आप बैंगनी सोने के स्तर तक पहुंच सकते हैं तो अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ की पूरी शक्ति भी आपकी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। एसएसएस। झो युआन ने ठंडी हवा का झोंका लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जादुई पायथन स्केल्स के पास ऐसी पागलपन भरी रक्षात्मक शक्ति होगी। ओमनी पायथन क्यूई अद्भुत है। झो युआन मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से प्रशंसा की। हालांकि टुनटुन का पिछला हमला गंभीर नहीं था, लेकिन इसमें प्रारंभिक हेवन गेट स्टेज अभ्यासकर्ता से मुकाबला करने की पर्याप्त शक्ति थी। फिर भी हमला तराजू को तोड़ने में असमर्थ रहा। दूसरे शब्दों में, हरे जादुई पायथन स्केल प्रारंभिक हेवन गेट विशेषज्ञ के हमलों को रोकने में सक्षम थे। जादुई पायथन स्केल्स की सुरक्षा के साथ झो युआन अब एक विशिष्ट प्रारंभिक हेवन गेट विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ाई करने में सक्षम होगा। पैट्रिक ड्रैगन शास्त्र के ग्रेड 5 ओमनी पायथन क्यूई ने आखिरकार अपनी चमत्कारिक शक्ति का पता लगाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 118 गु क्षेत्र पहाड़ों की गहराई में एक निश्चित शिविर स्थल के अलाव के पास लगभग पूरा भुना हुआ अशिंग थंडर बीस्ट पहले ही टुनटुन के पेट में प्रवेश कर चुका था।
दूसरी ओर झो युआन हाल ही में खोजे गए जादुई पायथन स्केल्स में पूरी तरह से डूबा हुआ था और इसे लगातार सक्रिय कर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। समय समय पर उसकी बाहों, मुट्ठियों और चेहरे पर सुरक्षात्मक स्केल कवच की परत की तरह हरे रंग की परतें उभर आती थीं। याओ याओ के हाथ में एक नक्शा था और वह उनके मार्ग की पुष्टि कर रही थी और उसने घोषणा की, हमें अगले 3 दिनों में इन पहाड़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। इन पहाड़ों को छोड़ने के बाद हम गु क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में होंगे। ये किसी साम्राज्य के शासन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसके बजाय गु कबीले नामक एक प्रभावशाली परिवार द्वारा शासित होता है। गु क्षेत्र में गु कबीला स्थानीय तानाशाह के समान है, याओ याओ ने विस्तार से बताया। वह कैंगमांग महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों पर बहुत सारी सामग्री लेकर आई थी और इसलिए कुछ जांच के बाद सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थी। गु टेरिटरी पहले से ही मध्य क्षेत्र का हिस्सा है और सेंट रेमेन्स डोमेन के अपेक्षाकृत करीब है। याओ याओ थोड़ा मुस्कुराया, एक मुस्कान जो अलाव की रोशनी में बेहद चमकदार लग रही थी। जहाँ तक गु कबीले की बात है, मैंने जो पढ़ा है उससे वे थोड़े दिलचस्प लगते हैं। याओ याओ ने अपनी पतली गोरी उंगली बढ़ाई और मानचित्र के एक निश्चित क्षेत्र पर हल्के से टैप किया। ओह, झो युआन ने अपना सिर अंदर उठाया। आश्चर्य, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो याओ याओ की रुचि को आकर्षित कर सकें। याओ याओ ने कुछ रुचि के साथ समझाया, गु कबीले के सदस्यों के पास काफी मजबूत आत्माएं हैं, इसलिए गु कबीला जेनेसिस रून्स में कुशल कबीला है। झो युआन अचंभित रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि गु कबीले के पास आत्मा को शांत करने की विधि हो? अकेले स्पिरिट टेम्परिंग विधि कबीले के सदस्यों की आत्माओं को मजबूत नहीं बना पाएगी, प्रतिभा भी एक कारक है। याओ याओ ने जारी रखने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह गु कबीले एक स्पिरिट रिफाइनिंग टावर का मालिक है जहां किसी की आत्मा तड़का लगाया जा सकता है। झो युआन का दिल थोड़ा हिल गया। ये सोचना कि गु कबीले के पास वास्तव में ऐसा खजाना था। उनकी आत्मा वर्तमान में मध्य ब्रह्मचरण में स्थिर हो गई थी और अधिक प्रगति नहीं कर पाई थी। यदि उसे स्पिरिट रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करने का मौका मिले तो उसकी आत्मा अग्रिम ब्रह्मचरण तक चढ़ने में सक्षम हो सकती है। एक बार ऐसा होने पर वह ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स को सीखने और उसका उपयोग करने में सक्षम होगा। हालांकि स्पिरिट रिफाइनिंग टावर जैसे खेती के खजाने की निश्चित रूप से गु कबीले द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाएगी और बाहरी लोग निश्चित रूप से प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। इसलिए उनके पास ऐसे विचारों को त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झो युआन ने खुद को याद करते हुए आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे खजाने का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इन पहाड़ों को छोड़ने के बाद हम जाने से पहले गु सिटी में अपनी आपूर्ति की भरपाई करेंगे और सीधे सेंट रेमेन्स डोमेन की ओर बढ़ेंगे। याओ याओ ने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक नजर खींचते हुए झो युआन पर डाली और कहा, आराम करने के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुमने ग्रेड 2 जेनेसिस रून्स का अभ्यास किया है जो मैंने तुम्हें सिखाया था? झो युआन का चेहरा कठोर हो गया। याओ याओ का सिर नीचे झुका हुआ था और उसने नक्शे को देखना जारी रखा और खींची हुई आवाज में कहा, ढीले मत बनो। सेंट रेमेन्स डोमेन की ओर जाने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटना आसान नहीं होगा और आपका मध्य क्यूई पोषण चरण ताकत वास्तव में देखने लायक कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने मजबूत सूट पर काम नहीं करेंगे तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगे? यदि आप अपने पैरों के बीच में पूंछ रखकर महान झो साम्राज्य को वापस करने की योजना नहीं बनाते हैं, तो आपके लिए व्यवहार करना सबसे अच्छा होगा। याओ याओ द्वारा डांटे जाने के बाद झो युआन थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन वह केवल आज्ञाकारी रूप से एक जेड टेबलेट निकाल सकता था। इस कमर पर स्वर्गीय युआन ब्रश खींच सकता था और ग्रेड 2 जेनेसिस रून्स का अभ्यास करना शुरू कर सकता था जो याओ याओ ने उसे पिछले 2 महीनों के दौरान सिखाया था। 3 दिन बाद झो युआन चुपचाप एक निश्चित पहाड़ पर बैठा था। आसपास की जेनेसिस क्यूई सफेद रंग की धागों में बदल गई जो अंततः सांस लेते समय उसकी नाक में प्रवेश कर गई।
जैसे ही जेनेसिस क्यूई की बाढ़ आई, झो युआन के क्यूई निवास में गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई उगाई, एक गहरे सोने के अजगर का छायाचित्र भीतर से फुसफुसा रहा था। जैसे ही अजगर सिलहूट ने सांस ली, जेनेसिस क्यूई जो शरीर में प्रवाहित हुई थी, पूरी तरह से सोखी गई। झो युआन की आंखें धीरे धीरे खुलने से पहले ये प्रशिक्षण 2 घंटे तक चला। जैसे ही उसके चारों ओर बढ़ती जेनेसिस क्यूई अचानक तेजी से बढ़ने लगी, उसकी आंखों में गहरे सोने की चमक भर गई। ऐसा लग रहा था कि जेनेसिस क्यूई हवा के साथ संघर्ष कर रहा था, गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था, जबकि जिस चट्टान पर वह बैठा था, उसमें दरारें बढ़ने लगी। उन्नत क्यूई पोषण चरण। झो युआन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने अपने क्यूई आवास में जोरदार जेनेसिस क्यूई को महसूस किया। 2 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद उनकी जेनेसिस क्यूई खेती अंततः एक बार फिर से आगे बढ़ी और उन्नत क्यूई पोषण चरण में प्रवेश कर गई। अग्रिम क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने के बाद झो युआन अब हेवन गेट चरण के एक कदम करीब था। उनके और गौरवान्वित प्रतिभाओं के बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उफ़! झो युआन के मुंह से सफेद हवा का झोंका निकला। एक छलांग के साथ वह जमीन पर उतरा जहां टुनटुन को ले जा रहे याओ याओ ने उस पर एक नजर डाली और संतुष्टि का हल्का सा सिर हिलाया। अंततः आप आगे बढ़ गए। प्रशिक्षण के 2 महीने आखिरकार बर्बाद नहीं हुए। चलो, इन पहाड़ों को छोड़ने का समय आ गया है। याओ याओ इत्मीनान से घूमी, उसके कदम हल्के थे और वह धीरे धीरे पहाड़ों से बाहर निकलने लगी। झो युआन ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। वह पूरे 2 महीनों तक इन पहाड़ों में कैद रहा था। बाहरी दुनिया शायद अब तक उत्साह से भरी हुई थी, है ना? ऑडियो बुक्स 108 पर नई स्टोरीज खोजें। झो युआन और याओ याओ को पहाड़ों से बाहर निकलने में आधा दिन लग गया। रास्ते में इंसानों के निशान बढ़ते गए, अधिकाधिक प्रचुर। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, अधिकांश युवा ऊर्जा से भरे युवा थे जो स्पष्ट रूप से सेंट रेमेन्स डोमेन के लिए लक्ष्य बना रहे थे। झो युआन और याओ याओ ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया। अधिक सटीक होने के लिए व्यवहारिक रूप से हर नजर याओ याओ पर केंद्रित थी, जो उसकी सुंदरता पर आश्चर्य से भरी हुई थी। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर चले, उन्हें सामने कुछ दूरी पर एक विशाल शहर दिखाई देने में देर नहीं लगी। शहर सरल और देहाती लग रहा था, जबकि शहर के द्वारों के ऊपर 2 विशाल शब्द खुदे हुए थे। गू शहर, गू कबीले का शहर। गू शहर काफी भव्य था। लोग आते जाते रहते थे, जिससे ये गतिविधि का केंद्र बन जाता था, जो इस बात का सबूत है कि यह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत लोकप्रिय स्थान था। झो युआन और याओ याओ ने शहर में प्रवेश किया, लेकिन पाया कि यह कई ऊंचे टावरों से भरा हुआ था, जो ग्रेट झोउ शहर के विपरीत एक अलग शैली थी। दोनों शहर में घूमते रहे, अंततः एक बड़े स्टोर के सामने रुके। जब उन्होंने अपना सिर उठाया, तो 3 शब्द कीमती खजाना पैविलियन सामने आए। प्रवेश द्वार के अंदर और बाहर लोगों की एक सतत धारा गुजरती थी, जो इस बात का संकेत था कि यह काफी लोकप्रिय था। झो युआन और याओ याओ ने एक दूसरे को देखा और प्रवेश किया। झो युआन के दैनिक जेनेसिस रून अभ्यास के लिए जेड टेबलेट, विभिन्न प्रकार के जानवरों के रक्त और अन्य पूरक सामग्री की आवश्यकता होती है। उन्हें उन दैनिक जरूरतों को भी फिर से जमा करने की जरूरत थी जो उन्होंने पहाड़ों में अपने 2 महीनों के दौरान इस्तेमाल कर ली थी। कीमती खजाना मंडप स्पष्ट रूप से झो युआन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। जब वे इमारत में दाखिल हुए तो सबसे पहले भव्य सजावट ने उनका स्वागत किया। क्रिस्टल लैंप की रोशनी में सब कुछ व्यवहारिक रूप से चमक रहा था, शायद इसलिए कि गू कबीला जेनेसिस रून्स में विशेषज्ञता रखता था। इमारत में सभी प्रकार के रेडी यूज जेनेसिस रून्स बेचे जाते थे। हालांकि जब झो युआन ने नजर डाली, तो वह तुरंत उनकी कीमतों से दंग रह गया। ग्रेड 2 जेनेसिस रून का मूल्य टैग कई हजार जेनेसिस क्रिस्टल की अधिकतम राशि तक पहुंच गया था, जबकि ग्रेड 3 जेनेसिस रून की कीमत 10,000 से अधिक है। ग्रेड 4 जेनेसिस रून्स दुर्लभ थे, स्टॉक में कम होने के बावजूद उनकी कीमतें हजारों तक पहुंच गईं। ये सोचना कि जेनेसिस रून वास्तव में इतना महंगा होगा,
याओ याओ की ओर देखने से पहले झोउ युआन ने अनजाने में अपने होंठ चाटे। उसकी युद्ध रणनीति में ज्यादातर जेनेसिस रून्स को फेंकना शामिल था। दूसरे शब्दों में, वह अपने विरोधियों को पैसों से मात दे रही थी। हाथ के झटके से हजारों जेनेसिस क्रिस्टल को लापरवाही से फेंकना, यहाँ तक कि अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ भी इस तरह के बैराज का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। याओ याओ ने झोउ युआन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसका ध्यान कुछ घिसे पिटे और क्षतिग्रस्त पाठों पर था जिन्हें एक डिस्प्ले में रखा गया था। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त प्राचीन जेनेसिस रून्स को उन ग्रंथों पर देखा जा सकता है जो शोध के लायक थे। जाओ टुनटुन के लिए कुछ खाना खरीद लाओ। अपने पैरों में कोई बदलाव किए बिना याओ याओ ने टुनटुन को झोउ युआन की ओर फेंक दिया। झोउ युआन ने टुनटुन को पकड़ लिया। इंसान की आंखें जानवर की छोटी आंखों की तुलना में बड़ी थीं और वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। अंत में झोउ युआन ने असहाय होकर सिर हिलाया, घूमने से पहले एक बार याओ याओ को बुलाया और फिर से आपूर्ति करने के लिए दूसरे क्षेत्र में चला गया। पुनः आपूर्ति जिले में झोउ युआन को एक परिचारक लड़की मिली और उसने उसे अपनी जरूरत की हर चीज की एक सूची दी। बाद वाले ने सामान तैयार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार झोउ युआन वहीं बैठ गया और टुनटुन उसकी गोद में इंतजार कर रहा था। हालांकि जब वे इंतजार कर रहे थे, झोउ युआन को अचानक एक अजीब नजर अपनी ओर निर्देशित महसूस हुई। वह तुरंत थोड़ा सा घबरा गया और पीछे मुड़ा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। लंबे हरे बालों वाली एक सुंदर लड़की उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ी थी। जब वह उसे घूर रही थी तो उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से अपनी जेब से बाहर निकल रही थी, जबकि उसके छोटे मुंह के एक कोने से चमकदार लार की एक बूंद टपक रही थी। झोउ युआन हरे बालों वाली लड़की को देखकर चकित था। यही वह क्षण था जब वह तेजी से आगे बढ़ी। तभी झोउ युआन को एहसास हुआ कि उसकी नजर उस पर नहीं, बल्कि टुनटुन पर केंद्रित थी। हाँ, झोउ युआन ने हरे बालों वाली लड़की को सतर्कता से देखा। उसने अपने मुंह के कोने पर लार की चमकती हुई परत को पोंछ दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काले और सफेद स्पष्ट रूप से अलग अलग थे, जो झोउ युआन को घूरते समय तीव्र इच्छा से फूटते हुए प्रतीत होते थे और इतनी मीठी आवाज में कहते थे कि यह किसी को भी अनजाने में कांपने पर मजबूर कर देता था। छोटे भाई, इसे छोटा बेच दो मेरे लिए प्राणी। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 119 हरे बालों वाली लड़की टुनटुन खरीदे। झोउ युआन इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हंसने और रोने का मिश्रित भाव प्रकट हुआ। टुनटुन भी हरे बालों वाली लड़की के इरादों को समझ गया और उसे ऐसे घूरने लगा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। नहीं बेच रहा हूँ। झोउ युआन ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट अस्वीकृति दी। वह जानता था कि उसकी बाहों में बैठा छोटा प्राणी कितना हिंसक हो सकता है, और उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने अपना सिर हिलाने की हिम्मत की, तो छोटा हरामी एक पंजा उसकी ओर भेजेगा जो उसे तुरंत अपंग कर देगा। झोउ युआन के दृढ़ और निर्णायक उत्तर को सुनने के बाद ही टुनटुन ने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह आगे बढ़ा और झोउ युआन की बाह को पंजे से थपथपाया, मानो उसकी चतुराई की प्रशंसा कर रहा हो। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नए उपन्यास खोजे। झोउ युआन के जवाब से हरे बालों वाली लड़की थोड़ी चिंतित हो गई और झट से बोली, इसे मुझे बेच दो छोटे भाई। मैं 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल की पेशकश करती हूँ। जब उसने टुनटुन को देखा तो उसकी आंखें ज्वलंत इच्छा से भर गईं। अन्य लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि टुनटुन कितनी अविश्वसनीय थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी विधि थी जिसने उसे बताया कि यह कितना अद्भुत था। 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल। झोउ युआन इस भयानक राशि से डर गया। उसकी आंखों में हैरानी थी क्योंकि उसने उनके सामने हरे बालों वाली लड़की को देखा। ग्रेट झोउ साम्राज्य के लिए 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल व्यावहारिक रूप से पूरे वर्ष का राजस्व था। आखिर ये लड़की कौन थी? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी कीमत बताने की हिम्मत करेगी। हरे बालों वाली लड़की की आंखों में लगभग कट्टर भाव से
ये स्पष्ट था कि वह डींगे नहीं मार रही थी और वास्तव में इतनी बड़ी रकम निकालने में सक्षम थी। तो ये सच है कि मैं महान झोउ साम्राज्य के बाहर सभी प्रकार के पात्रों का सामना करूंगा। झोउ युआन ने अपने दिल में आह भरी। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना लगभग असंभव होगा जो ग्रेट झोउ साम्राज्य में तुरंत 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल की बोली लगा सके। हालांकि भले ही वह 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल से थोड़ा चौंक गया था, झोउ युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हिला दिया। मजाक मत करो, ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि टुनटुन कितनी रहस्यमयी थी। केवल तथ्य यह है कि इसमें पहले से ही एक बच्चे के रूप में अल्फा उत्पत्ति चरण की ताकत है। इसका मतलब है कि परिपक्व होने पर यह निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से भयानक हो जाएगा। 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल एक आश्चर्यजनक मात्रा की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये टुनटुन की तुलना में पूरी तरह से असमर्थ था। बार बार अस्वीकार किए जाने के कारण हरे बालों वाली लड़की को घबराहट में अपने पैर पटकने पड़े और उसके गोरे माथे पर पसीना आ गया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने बेदाग छोटे हाथ के पीछे की ओर देखा, जहां एक चमकता हुआ पैटर्न देखा जा सकता था। पैटर्न इस समय अत्यधिक तीव्र गर्मी दे रहा था। ये चमकता हुआ पैटर्न जेनेसिस जानवर की रक्तरेखा का पता लगा सकता है। रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी, वह उतनी ही अधिक गर्म होगी। जहां तक इस समय पड़ रही तीव्र गर्मी का सवाल है, तो उसने लिटिल फ्रॉस्ट प्राप्त करने के बाद भी कभी महसूस नहीं किया था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में, उसकी आंखों के सामने छोटे प्राणी की रक्तरेखा लिटिल फ्रॉस्ट से भी अधिक मजबूत थी, जिसके पास आइस फीनिक्स रक्तरेखा का एक छोटा सा हिस्सा था। उसके लिए ये लगभग घातक आकर्षण है। हरे बालों वाली लड़की अपने दांत पीस रही थी। उसके दिमाग में बलपूर्वक काम करने का हल्का सा आवेग उठ रहा था। क्यों न उस छोटे जीव को छीन लिया जाए, जेनेसिस क्रिस्टल को पीछे छोड़ दिया जाए और भाग दिया जाए। मानो हरे बालों वाली लड़की के इरादों को भांपते हुए उसके कपड़े एक पल के लिए इधर उधर हो गए और उसके कॉलर से एक छोटी सी बर्फ जैसी नीली चिड़िया निकली। जब उसने झोउ युआन की ओर देखा तो उसकी आंखें अत्यधिक ठंडी कीवी से भर गईं। आसपास की हवा में पाला छाने लगा। बर्फ नीली चिड़िया की उपस्थिति पर झोउ युआन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसकी भौहों के बीच की आत्मा एक पल के लिए हिल गई। जाहिर तौर पर उसे एक शक्तिशाली खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पक्षी की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उत्तरार्थ स्पष्ट रूप से कोई साधारण प्राणी नहीं था। ये लड़की तो उससे भी कम है। झोउ युआन की आंखों में घबराहट भर गई। ये तथ्य कि उसके पक्ष में इतना दुर्जय जेनेसिस जानवर था, ये दर्शाता है कि वह कोई सामान्य चरित्र नहीं थी। झोउ युआन की बाहों में टुनटुन की लगभग पूरी तरह से बंद आंखें थोड़ी सी खुली और उसकी नजर छोटी चिड़िया की ओर गई। उसका मुंह खुल गया। उसके गले से एक गुर्राहट के रूप में हल्की फीकी काली रोशनी नाच रही थी। टुनटुन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि छोटी चिड़िया ने झोउ युआन के प्रति थोड़ी शत्रुता का भाव रखा था। टुनटुन की चेतावनी के गुर्राने के जवाब में छोटी चिड़िया थोड़ा कांप गई, कई सांसें लेने में झिझकी, इससे पहले कि उसका सिर धीरे धीरे लड़की के कपड़ों में वापस घुस गया। अपने सबसे मजबूत लिटिल फ्रॉस्ट को भयभीत देखकर हरे बालों वाली लड़की का चेहरा तुरंत खराब हो गया। ऐसा लगता है कि जोरदार रास्ता काम नहीं करने वाला था, इसलिए वह केवल झोउ युआन की ओर दयनीय रूप से देख सकती थी। छोटे भाई, आप इसे किस कीमत पर बेचने को तैयार होंगे? कैसा रहेगा? हरे बालों वाली लड़की अपना दिमाग जोर जोर से लगाने लगी। कैसा रहेगा कि मैं आपको 1000 बीस्ट एम्पायर में ड्यूकडम प्रदान कर दूं? आप अपनी जरूरत के किसी भी खेती के संसाधन के लिए 1000 बीस्ट एम्पायर से पूछ सकते हैं। 1000 बीस्ट एम्पायर में एक ड्यूकडम? झोउ युआन अचंभित रह गया। वह इस साम्राज्य के नाम से अपरिचित नहीं था। ग्रेट झोउ साम्राज्य को अपनी सांसें थामने का समय मिलने का मुख्य कारण ये था कि ग्रेट वू साम्राज्य 1000 बीस्ट साम्राज्य और स्वॉर्ड साम्राज्य के साथ युद्ध कर रहा था। तथ्य यह है कि उससे पहले की लड़की इतनी आसानी से 1000 बीस्ट एम्पायर की ड्यूकडम दे सकती थी। इसका मतलब था कि उसके पास संभवतः किसी प्रकार की अद्भुत स्थिति थी। हालांकि
झो युआन ने अंततः अपना सिर हिला दिया। चूंकि आप देख सकते हैं कि यह कितना असाधारण है, आपको ये भी समझना चाहिए कि यह अमूल्य है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसलिए कृपया ऐसे विचार मन में लाना बंद करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पहले से उपस्थित परिचारक अंततः वापस आया और उसे सूचित किया कि सब कुछ तैयार है। उसने जेनेसिस क्रिस्टल का भुगतान किया, वस्तुओं को अपने यूनिवर्स बैग में रखा और जाने के लिए मुड़ा। हरे बालों वाली लड़की ने झो युआन की पीठ को निराश भाव से देखा। उसके लिए जेनेसिस जानवर का सामना करना आसान नहीं था, जिसके पास इतनी शक्तिशाली वंशावली थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक मालिक था जो इसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन हरे बालों वाली लड़की जल्द ही अपने पैर पटकने लगी। उस रहस्यमय छोटे जानवर को प्राप्त करना उसकी खेती के लिए बहुत मददगार होगा, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। यदि आप इसे मुझे बेचना नहीं चाहते, तो मैं आपका पीछा करता रहूंगा। झो युआन को पकड़ने से पहले हरे बालों वाली लड़की की आंखें सोच में घूम गईं। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे भाई, तुम कहां से आए हो? छोटे भाई, क्या आप भी सेंट रेमेंस डोमेन जा रहे हैं? हम एक टीम बना सकते हैं। मैं काफी मजबूत हूं और निश्चित रूप से बोझ नहीं बनूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई कदमों के बाद झो युआन के सिर की नसें लगभग उछलने वाली थीं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़कर एक हरे बालों वाली लड़की के उभरे हुए नितंबों का सामना किया जो उसका पीछा कर रही थी। झो युआन ने कर्कश स्वर में कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हरे बालों वाली लड़की ने चौड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारा मिलना भाग्य है, इतना ठंडा होने की क्या जरूरत है? क्या हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं जान सकते? झो युआन के मुंह के कोने चिड़चिड़ेपन से हिलने लगे। कौन नहीं बता सकता कि आपके पास टुनटुन पर डिजाइन है। इसलिए उसने लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कदम तेज कर दिए, उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां याओ याओ था। ये देखकर हरे बालों वाली लड़की ने हठपूर्वक उसका पीछा किया और लगातार उसके सिर पर जोर से प्रहार करना जारी रखा। जब झो युआन उस स्थान की ओर देखने के लिए मुड़ा जहां याओ याओ मूल रूप से था, तो दोनों एक आखिरी हॉल से गुजरे। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। पास के प्रदर्शन में याओ याओ का ध्यान अभी भी भीतर के क्षतिग्रस्त प्राचीन ग्रंथों पर था। हालांकि अब उसके बगल में सफेद रंग का एक युवक था। वह युवक सुंदर था और उसकी आभा सुसंस्कृत और परिष्कृत थी। याओ याओ के पास खड़े होकर वह गर्मजोशी से मुस्कुराया, जैसे कि लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसके पीछे बहुत सी दासियां चल पड़ी। जहां भी याओ याओ के कदम रुकते, वह अपना हाथ हिलाता और उन सभी क्षतिग्रस्त ग्रंथों को खरीद लेता जिन पर उसकी नजर रुक जाती थी। इस प्रकार कुछ ही मिनटों में नौकर लड़कियों की बाहें पहले से ही फूली हुई थीं और आसपास से कई निगाहें उनकी ओर आकर्षित हो रही थीं। झो युआन इस दृश्य से थोड़ा हैरान होकर अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाने के लिए आगे बढ़ा। क्या हो रहा था? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 120। गुलैंग का मूड आज काफी अच्छा था, खास तौर पर तब जब उसने प्रेशियस ट्रेजर्स पवेलियन में एक अतुलनीय रूप से लुभावनी लड़की देखी जो अब उसके सामने थी। इससे उसका पहले से अच्छा मूड और भी बेहतर हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें के रूप में गु कबीले के युवा गुरु गु क्षेत्र में गुलैंग की स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत ऊंची थी। इसके अलावा उनकी शक्ल, पहचान, पृष्ठभूमि और खेती की प्रतिभा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें क्षेत्र में अपनी पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक बना दिया। इन वर्षों में गुलैंग ने अनगिनत सुंदरियों का सामना किया था और वह उनमें से किसी के भी सामने अपना संयम बनाए रखने के लिए आश्वस्त था। आज तक जब उसने इस लड़की को हरे रंग में देखा था, एक ही नजर ने तुरंत उसका संयम भंग कर दिया था। गुलैंग ने कसम खाई कि उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो एक नजर में ही उसे इतनी गहराई से मोहित कर ले। उसकी अलगाववादिता, मानो उसके जैसी दुनिया में कोई और मौजूद ही न हो। उसकी रहस्यमयता, उसकी हवा की तरह अप्राप्य आभा।
इन सभी लक्षणों ने गु लैंग के दिल में तीव्र इच्छा पैदा कर दी, जिसे लंबे समय तक लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार वह बहुत स्वाभाविक रूप से उस पर प्रहार करने के लिए आगे आया। दुर्भाग्य से उसके लिए हरे रंग की पोशाक वाली लड़की गु कबीले के युवा स्वामी के प्रति पूरी तरह से अनुत्तरदायी थी, इस हद तक कि उसने अपनी नजर भी नहीं उठाए और इसके बजाय डिस्प्ले में क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून्स से चिपकी रही। ये दुर्लभ विफलता केवल गु लैंग के दिल में दिलचस्पी जगाने में कामयाब रही। आखिरकार गु लैंग एक अनुभवी खिलाड़ी था और उसे बहुत जल्दी ही एक प्रवेश बिंदु मिल गया। मिस, क्या आप इन क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून्स में रुचि रखते हैं? हे, मैं बस कीमती खजाने पैविलियन का प्रबंधक हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको वह सब कुछ उपहार में दे सकता हूँ जो आपने पसंद किया है। गु लैंग ने धीरे से अपने हाथ में चांदी का पंखा लहराया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण और सौम्य अभिव्यक्ति, साथ ही उनका उदार रवैया वास्तव में कई लड़कियों के दिलों को हिलाने के लिए पर्याप्त था। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की आंखें कुछ कुछ छलकती हुई लग रही थी। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। मुझे सब कुछ उपहार में दे दो। गु लैंग की भूमि में चांदी के पंखे ने धीरे से उसकी हथेली को थपथपाया और उसके दिल में एक सुखद भावना जाग उठी। हालांकि सतह पर वह मुस्कुराता रहा और उसने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से कहा, वे यहाँ केवल धूल जमा कर रहे हैं। अगर मिस ने उन्हें पसंद कर लिया है तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उन्हें महत्व दिया है। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की मुस्कुराती दिख रही थी। बिना किसी देरी के वह आगे चलने लगी। गु लैंग ने अपनी उदारता प्रदर्शित करने में कोई संकोच नहीं किया। उसके हाथ हिलाने से नौकर लड़कियां उन सभी क्षतिग्रस्त पाठों को पुनः प्राप्त करने के लिए आगे आए जिन्हें हरे रंग की पोशाक वाली लड़की पहले देख रही थी। जैसे जैसे वे चलते रहे, नौकरानियों की बाहों का बोझ बढ़ता गया। इस सीन ने काफी लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि व्यवहारिक रूप से यहाँ हर कोई गु लैंग की पहचान जानता था और हरे रंग की पोशाक वाली लड़की पर दया भरी निगाहें डालते हुए अंदर ही अंदर अपना सिर हिला रहा था। गु कबीले के युवा मास्टर की नजर जिस भी लड़की पर थी, वह अंततः उसके हाथों से बच निकलने में असमर्थ रही। इसी समय झोउ युआन पहुंचे और संयोग से उनकी नजर इस दृश्य पर पड़ी। हालांकि वह नहीं जानता था कि पहले क्या हुआ था। एक अन्य व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से युवक की आंखों में याओ याओ के प्रति इच्छा को देखने में सक्षम था। इस व्यक्ति का स्पष्ट रूप से मानना था कि इस तरह की विधि याओ याओ को प्रेरित करेगी। झोउ युआन ने टुनटुन के कान पर चिकोटी काटी और उसने असहाय होकर कहा, आह तारानकन, तुम दोनों उपद्रवी हो। टुनटुन की वजह से उन्होंने एक चकित करने वाली हरे बालों वाली लड़की का ध्यान आकर्षित किया था। याओ याओ की ओर से उसकी सुंदरता और आभा एक कामुक व्यक्ति को आकर्षित करती प्रतीत होती थी। उसका अध्याय ऑडियो बुक्स 108.co/m द्वारा अद्यतन किया गया है। झोउ युआन अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ा। याओ याओ को झोउ युआन के आगमन का आभास हो गया था। उसने तुरंत झोउ युआन को देखने के लिए अपना खूबसूरत चेहरा उठाया। उसके गुलाबी होठों के कोने थोड़ा ऊपर उठे और उसने पूछा, क्या आपने सब कुछ खरीद लिया है? झोउ युआन ने सिर हिलाया। ये देखकर गु लैंग की आंखें सिकुड़ गईं। जब वह झोउ युआन के साथ बातचीत कर रही थी तो वह स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता था कि याओ याओ थोड़ा अधिक जीवंत हो गया है। साफ था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं था। हालांकि गु लैंग ने अपने चेहरे पर दयालु मुस्कान बनाए रखी और झोउ युआन की ओर अपने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैं गु लैंग हूँ, गु कबीले का सदस्य। गु कबीला हुआ। झोउ युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। झोउ युआन। गु लैंग ने झोउ युआन को आकार दिया। सतह पर एक दयालु मुस्कान थी, जबकि उसकी आंखों की गहराई में अवमानना का एक लगभग न पहचाना जा सकने वाला निशान तैर रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही पता लगा लिया था कि झोउ युआन केवल क्यूई पोषण चरण में था। ऐसी ताकत ही हो सकती है मध्य क्षेत्र में जहां प्रतिभाएं अब बहुतायत में थी, तुच्छ रूप से सामान्य माना जाता था। साथ ही
इससे ये भी पता चला कि झोउ युआन के पास कोई अत्यधिक शक्तिशाली समर्थक नहीं था या वह ऐसी प्रगति तक ही सीमित नहीं रहेगा। गु लैंग ने अब झोउ युआन की ओर नहीं देखा। मुस्कुराते हुए उसकी नजर याओ याओ की ओर चली गई। मैंने अभी भी आपका नाम नहीं पूछा है मिस। याओ याओ ने अपने पीछे नौकरानियों की बाहों में क्षतिग्रस्त ग्रंथों की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वे सभी मेरे लिए हैं? गु लैंग मुस्कुराया, बिल्कुल, उन्हें रखो। याओ याओ ने झोउ युआन की ओर देखा। झोउ युआन के मुंह के कोने एक पल के लिए हिले। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, उसने नौकर लड़कियों से क्षतिग्रस्त पाठ प्राप्त किए और उन सभी को अपने यूनिवर्स बैग में रख लिया। जब गु लैंग ने याओ याओ को अपने उपहार स्वीकार करते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसने पहला कदम पहले ही पूरा कर लिया है। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की जल्द ही उसके खेलने का सामान बन जाएगी। हे मिस, आप बिल्कुल अपरिचित चेहरा हैं और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप अभी अभी यहाँ आए हैं। अच्छा रहेगा कि मैं आपका मेजबान बनूं और आपको दिखाऊं। गु लैंग मुस्कुराया, चल दर। हालांकि अपनी बात खत्म करने के लगभग तुरंत बाद याओ याओ ने जाने के लिए मुड़ने से पहले लापरवाही से झोउ युआन को संकेत दिया। घटनाओं के इस मोड़ से थोड़ा चकित होकर गु लैंग के चेहरे के भाव कठोर होने से बच नहीं सके। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या दूसरे पक्ष को उसका उपहार स्वीकार करने के बाद अगले चरण पर नहीं बढ़ना चाहिए? यह क्या था? खाने के तुरंत बाद निकल जाना। झोउ युआन ने गु लैंग पर तिरछी नजर डाली। क्या इस व्यक्ति को वास्तव में विश्वास था कि याओ याओ वह व्यक्ति था जो इतनी आसानी से मीठे शब्दों और उपहारों के आगे झुक जाएगा? उसकी नजर में आपकी चीजें लेना आपके लिए सम्मान की बात थी। झोउ युआन ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। गु लैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने याओ याओ को पकड़ लिया। गु लैंग जल्दी ही होश में आ गया। वह उस मांस को कैसे बच जाने दे सकता था जो लगभग उसके होठों के पास था। वह तेजी से आगे बढ़ा और याओ याओ के सामने कट गया। क्या कुछ और है? जब याओ याओ ने उसकी ओर देखा तो उसकी भौहें तन गईं, उसकी आंखों में उदासीनता आ गई। गु लैंग क्षण भर के लिए ठिठक गया। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें सोच में चमकने लगी और उसने एक गर्म मुस्कान प्रकट की और कहा, ये तथ्य कि आप दोनों यहाँ आए हैं, इसे एक प्रकार का भाग्य कहा जा सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे कबीले का स्पिरिट रिफाइनिंग टावर होगा कल खुल रहा है और कई प्रतिभाशाली लोग अपनी आत्माओं को प्रशिक्षित करने के लिए इसमें प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि सीमित संख्या में स्थान है। यदि आप दोनों रुचि रखते हैं तो मैं हमारी दोस्ती की शुरुआत के प्रतीक के रूप में आपको 2 स्थान उपहार में दे सकता हूँ। गु लैंग ने अपनी आस्तीन से 2 कांस्य टोकन निकाले। गु कबीले का प्रतीक चिन्ह और एक काली मीनार को टोकन पर उकेरा गया था। स्पिरिट रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करें। जब झोउ युआन ने गु लैंग की ओर देखा तो वह तुरंत अचंभित रह गया। उसकी आंखों में झटका लगा। स्पिरिट रिफाइनिंग टावर गु कबीले का खजाना था। क्या वे सचमुच इसे बाहरी लोगों के लिए खोलने के इच्छुक थे? क्या गु कबीला वास्तव में इतना दयालु होगा? जबकि झोउ युआन अभी भी सदमे में था, याओ याओ की धीमी आवाज उसके कानों में संचारित हुई। इसे स्वीकार करें। वह स्पिरिट रिफाइनिंग टावर आखिरकार थोड़ा दिलचस्प है। झोउ युआन ने याओ याओ पर एक नजर डाली, ये देखते हुए कि वह कितनी चतुर थी। संभवतः उसे गु लैंग के इरादों पर भी संदेह था, लेकिन शायद उसकी अपनी योजनाएं थी क्योंकि उसने ऐसे शब्द कहे थे। इसलिए झोउ युआन ने गु लैंग पर मुस्कुराते हुए कहा, तब मुझे युवा मास्टर गु को धन्यवाद देना होगा। वह बाहर पहुंचा और कांस्य टोकन प्राप्त किया। याओ याओ ने अभी भी गु लैंग से एक भी शब्द नहीं कहा, केवल उस पर उदासीन दृष्टि डाली, इससे पहले कि उसके लंबे पैर कीमती खजाने पैविलियन के बाहर निकलने की ओर चलने लगे। गु लैंग ने याओ याओ और झोउ युआन की विदाई को देखा और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी जगह कपकपा देने वाली ठंडक ने ले ली। जाओ पता करो कि वे कहाँ रह रहे हैं और सुनिश्चित करें कि वे छिपकर न जाएं। मेरे उपहार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
गु लैंग के हाथ में मौजूद चांदी के पंखे ने धीरे से उसकी हथेली को थपथपाया और उसके होठों के कोनों से एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। कोई भी स्पिरिट रिफाइनिंग टावर में प्रवेश के लिए किसी स्थान को अस्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।